नमस्कार साथियों, कैरियर फाउंडेशन के जेएसएससी सीजीएल खोटा क्लासेस में तो इन सबके स्वागत है। आवल जाए और आज छाहर जो कि खोटा कहानी के एक संग्रह है, एकर बारे में पूरा जानल जाए। छाहर कहानी के संग्रह है, 10 कहानी के संग्रह है। छाहर 10 कहानी के संग्रह है, जेकर लेखक हथिन चितरंजन महतो चित्रा जी। हिया देख पारवा तोरिन चितरंजन महतो चित्रा लिखल है। और हिया गौर से देखा कि किताब के कवरे में का लिखल है, कहानिक गोछा। गोछा माने हेवे है संग्रह, है ना। गोछा माने संग्रह, है ना। समूह, संग्रह बोलिए, समूह बोला जे भी, है ना, से हुए गोछा माने कहानी को। गोछा माने कहानियों का संग्रह। तो कई कहानी के संग्रह लगे, छाहर 10 कहानी के संग्रह लगे। कई गो कहानी के? 10 कहानी के। और एक जो लेखक हथिन से हथी चितरंजन महतो चित्रा जी। चित्रा इनकर उपनाम लगे। साहित्य में की देखल जाए कि लेखकवन कुछ ना कुछ अपन उपनाम राखे हथिन। जैसे रामधारी सिंह दिनकर, तो दिनकर उनकर उपनाम लगे, ठीक है। जैसे गजाधर महतो प्रभाकर, तब प्रभाकर उनकर उपनाम लागे। तो वह तरी चितरंजन महतो चित्रा में, चित्रा का है चितरंजन महतो जी के यानी कि लेखक के उपनाम लागे। छाहर है ना, इसको आप छाहर पढ़ेंगे, है ना। छाहर ऐसे तोड़ करके देखिए, छाहर, गौर से देखिए इसको, ठीक है। तो चितरंजन महतो चित्रा जी के लिखे हुए किताब का इमेज आप देखिए। इसमें आपको दो गाछ दिख रहा है ना। एगो गाछ कौन है? एगो ताड़ के गाछ है, और एगो ई कोनो आम, जामुन, महुआ, कुछ पता ना चल रहा है स्पष्ट तरीका से कि कौन ची के गाछ है। एक गाछक देखा, एकर छाहर है। ताड़ के और खजूर के छाहर हो तनी सुन। और कितने बड़ गाछ, एकदम बड़का गाछ, खूब लंब गाछ। और आम, जामुन, खजूर ताड़ नियर तो ना मने ओकर से छोट भी रो थी, तका हुआ है ओकर छाहूर बहुत रो, छाहर खूबे रहो है, माने ढेर एकदम फैलल पसरल रहो है। एकर नीचे ई चित्र में कोनो आदमी ना है। और एकर नीचे देखा पक्षियां हैं थी, है ना। ई कई गो आदमी अपन अपन, कोई पढ़े लागल है, कोई ई पंडित जी लग रहा हथिन, कोई कुम्हार काम कर ले है या टोकरी बनैले है। ये बतावे का चाह रहा है, आप छाहर को इस इमेज के सहारे समझ सकते हैं। लेखक ने बड़ा ही यथार्थवादी चित्रण किया है समाज का छाहर के जरिए, और छाहर कहानी गोछा साहित्य के जरिए। ये इसमें जो कहानी के माध्यम से वह समाज का चित्र प्रस्तुत करना चाह रहे हैं, बतलाना चाह रहे हैं, आपको मैसेज देना चाह रहे हैं, उससे वो बड़े ही खूबसूरत ढंग से अपने कहानियों में वो दर्शा रहे हैं विभिन्न पात्रों के माध्यम से। इस कहानी को अगर मैं एक शब्द में बतलाना चाहूं तो वो क्या होगा? जैसे आपने सुना है क्या कि जैसी संगत वैसी रंगत, है ना। जैसी संगत वैसी रंगत, यानी कि जैसे लोगों के साथ में आप रहोगे वैसे ही आप बनोगे। हू बहू अगर छाहर को स्पष्ट किया जाए तो इसका अर्थ वही बतलाना चाह रहे हैं चितरंजन महतो चित्रा जी, कि आप जिस छांव में रहेंगे, है ना। छांव को यहां इन्होंने छांव को या छाहर को इन्होंने व्यक्तियों के रूप में दर्शाने का प्रयास किया है कि अच्छा व्यक्ति के साथ जब आप रहेंगे तो आप अच्छे बनेंगे, और खराब व्यक्ति के साथ जब आप रहते हैं तो आप भी खराब ही हो जाते हैं। और अच्छा और खराब क्या करता है? अच्छा आपके जीवन में सुख, शांति और संतुष्टि को लाता है, और खराब जब आप हो जाते हैं, जब बिगड़ जाहा, बेड़ा जाहा, तखन का हो जाए, तखन जिंदगियों खराब हो जाए, नष्ट होवे लगे हैं, सिराए लगे हैं, आदमी तकलीफ में जिए लगे हैं, परेशानी में जिए लगे हैं, ठीक है।
तो ये तो था सामान्य परिचय। आइए अब हम लोग किताब का और लेखक का परिचय देखते हैं। तो हम लोग चितरंजन महतो चित्रा जी के बारे में सबसे पहले जान लेते हैं। मैं इसे मिटा देता हूं। चितरंजन महतो चित्रा जी जो थे, इनका जन्म 1956 ईस्वी में हुआ, सॉरी 1946 ईस्वी में। चितरंजन महतो चित्रा जी के जन्म कब होला? 1946 ईस्वी में, एक गरीब परिवार में। इनकर 6 बहन और 4 भाई में ये सबसे छोट हला। 6 बहन और 4 भाई में ये सबसे छोट हला, सबसे छोट, सबले छोट। इनकर जन्म स्थान जो है ग्राम पोस्ट इनकर लारी रामगढ़ जिला में। ग्राम पोस्ट जो है से लारी रामगढ़ जिला में अखन पड़ो है, और जखनी जन्म भेल है तखनी पड़ो है हजारीबाग जिला में। ठीक है, लारी रामगढ़ जिला में, यानी कि रामगढ़ जिला में। इनकर माई के नाम है धनिया देवी। इनकर बाप के नाम है धनेराम महतो। बाप के नाम की है धनेराम महतो। आइए मैं एक एक करके लिख देता हूं। जब आप किसी का परिचय पढ़ते हैं तो सबसे पहले उसका जन्म, उसका परिवार और उसकी शिक्षा दीक्षा के बारे में आप जानते हैं, है ना। तो देखते हैं जन्म, जन्म, जन्म दिवस, है ना। तो ये तो 1946 बछर खाली हम इनके मालूम है, 1946 ईस्वी, है ना। 1946 ईस्वी इनकर जन्म भेल रहे। इनकर माई के नाम है धनिया देवी, धनिया देवी। और पिता के नाम है, यानी कि बाप के नाम है धनेराम महतो, धनेराम महतो, है ना। इनकर पत्नी के नाम है सावित्री देवी, सावित्री देवी। 1967 में इनकर बिहार भेल रहे सावित्री देवी संगे, जे खूब जिद्दी, हर बात में तो इनकर साथ देवे वाला, लेकिन एक जिद्दी किस्म के औरत हलथिन। आगे मैं धीरे धीरे बतलाता हूं कैसे कैसे इनके लाइफ में टर्निंग पॉइंट आता है। धनेनाथ महतो, है ना, धनेनाथ, धनेनाथ महतो। तो धनिया देवी और धनेनाथ महतो के सबले छोट बेटा के नाम की है? सबसे छोट बेटा का नाम है चितरंजन महतो चित्रा। का नाम है? चितरंजन महतो चित्रा। और यह है खोटा छाहर कहानी संग्रह के लेखक हथी, है ना। छाहर कहानी संग्रह के लेखक। अब 6 बहन और 4 भाई के जो परिवार है, कितना बड़ परिवार होता है। अब वो परिवार के जे पोषक है, जे पालनहार है, ओकरा केते खटो पड़त होते। तो इनकर माई बाप के भी पालन पोषण करे के लिए अपन छुआ सभिन के खूब खटो परो हल, खूब काम करो पड़े, यानी कि खटनहार माई बाप हलथिन इनकर। और खटनहार माई बाप होवे के बाद भी इनकर घरे जो शिक्षा दीक्षा के माहौल था, माहौल हले उ बेस। इनकर भाई विजय राम महतो, इनकर भाई के नाम है विजय राम महतो। ई रामगढ़ यानी कि लारी में सबसे पहले गरीब किसान के बेटा जे लारी में मिडिल स्कूल, यानी लारी रामगढ़ में मिडिल स्कूल के स्थापना करल थी। बादे का भेल कुछ राजनीतिक कारण से ही अपन लारी रामगढ़ के छोड़ देला, और छोड़ करके ही चाह चल गेल। लारी रामगढ़ के छोड़ करके उनका पुंडरू चास चल गेला, और हुआ फिर जनता उच्च विद्यालय के स्थापना करला।
के चितरंजन महतो चित्रा के भाई विजयराम महतो ये मंझला भाई हल थी। 4 भाई में ही मंझला भाई हल थी। तब पुंडरू चास जाकर के हुआ जनता उच्च विद्यालय खोलल थी आ खोल करके वो हुए पढ़ावे लगला रिटायर भेला के समय तक। 1956 में चितरंजन महतो चित्रा जी के जन्म भेल और इनकर परिवार में शिक्षा दीक्षा के तो माहौल है ये है और ऊपर से बड़ भाई जे विद्यालय के स्थापना कर ले थी समाज के उत्थान करे खातिर। अब इनखरे छाव में इनखरे मार्गदर्शन में चितरंजन महतो चित्रा अच्छा इनखर साथे इनखर पत्नी जिनकर नाम है कौशल्या देवी, जिनकर का नाम है कौशल्या देवी। कौशल्या देवी क्या हल थी इनखर भौजी। तो कौशल्या देवी और विजयराम महतो इनखर मार्गदर्शन में चितरंजन महतो चित्रा के शिक्षा दीक्षा भेल। यह दोनों इनका पढ़ावे हलथिन और ये बहुत कम समय है 14 साल में है ना 14 साल में ये 14 साल के उम्र में मैट्रिक पास कर गेला। 14 साल के उम्र में अपन भाई और भौजाई के पढ़ेले लिखेले उनकर मार्गदर्शन पौले चितरंजन महतो चित्रा जी ढेरे कम उम्र 1960 में 14 साल के उम्र में ये मैट्रिक पास कर गेला। अब मैट्रिक पास कर गेला के बाद 1960 में ये बीए पास कर गेला। बीए रांची कॉलेज रांची से है ना सॉरी 1964 में 1960 में बीए पास किए मैट्रिक पास किए थे। 1960 में ये मैट्रिक पास किए और 1964 में ये बीए पास कर गए। और बीए पास करने के लिए इन्होंने कौन सा विषय रखा था भूगोल रखा था। भूगोल विषय के साथ में रांची कॉलेज रांची से ये बीए पास कर गए 1964 में। और 1966 में ये रांची यूनिवर्सिटी से एमए की भी पढ़ाई पूरी कर लिए भूगोल विषय के साथ। ये जब अपने कॉलेज में थे उसी समय से इन्होंने लेखन कार्य शुरू कर दिया था। ये कहानियां वगैरह लिखना स्टार्ट कर दिए थे। 1965 में इनके 2 रचनाएं जिन रचनाओं का नाम था 2 कविता। इनका सबसे पहला कविता जो था वो था समर के उस पार। समर के उस पार इसकी रचना चितरंजन महतो चित्रा जी की सबसे पहले कविता का क्या नाम है समर के उस पार। और जो दूसरा है उसका नाम है जिंदगी की टोह यानी कि जीवन की खोज। गीता के गीत। दूसरा कविता जो है उसका नाम है गीता के गीत। जिंदगी की टोह जो है ये उपन्यास है और इस उपन्यास को खोरठा में पहला प्रिंटेड उपन्यास का दर्जा प्राप्त है ना। प्रथम प्रकाशित उपन्यास जो है वह जिंदगी की टोह है और इस जिंदगी की टोह के लेखक कौन है चितरंजन महतो चित्रा जी। कौन है चितरंजन महतो चित्रा जी। तो 1966 में जब ये एमए पास कर गए तब तक तो ठीक है लेकिन समय कहां किसी के वश में रहता है। कुछ ना कुछ घटनाएं या तो आपको बदलने के लिए होती हैं या तो आपको मिटा देने के लिए होती हैं। जो संभलता है वो बनता है और जो संभल नहीं पाता वो मिट जाता है। तो 1966 का वह दौर था जब अकाल पूरे देश को अपने चपेट में लिए हुए था और इसी समय ये एमए भूगोल विषय के साथ पास कर चुके थे। और 1967 का समय जो था वह इनकी जिंदगी में एक टर्निंग पॉइंट लाता है क्योंककि इसी समय इनकी शादी हो जाती है। शादी को खोरठा में बोलते हैं बीहा है ना। बीहा काबल है 1967 ईस्वी में इनकर बीहा हो गए। अब बीहा जे भेल सावित्री देवी संगे इनकर बीवी के या इनकर बहू के की नाम है सावित्री देवी। अब सावित्री देवी जे हेलथिन इनकर हर मोड़ पर साथ देवे हलथिन लेकिन वो रहत एगो जिद्दी किस्म के औरत। अब उनकर जिद के चलते और समय के प्रभाव का कहला
जे खूब बदलाव करे के सपना देखे वाला है आदमी, जे बड़ बड़ सपना देखे वाला आदमी और बड़ बड़ काम करे के सोचे वाला आदमी हला चितरंजन महतो चित्रा जी, वो निराश रहे लागला, टूटे लागला, समझ ना आवे लगले कि अब की करबे हम अपन जिंदगी। लेकिन इसी समय 1967 में ही क्या हुआ कि इन्होंने 3 उपन्यास लिखे हिंदी में। ये इसी समय का दौर है जब उन्होंने 3 उपन्यास लिखा, जिसका क्या नाम था, मां की पुकार, मां की पुकार, जल तरंग, जल तरंग और जीवन के खोज में राजेश, जीवन की खोज में राजेश। जीवन की खोज में कौन? राजेश। ये इसी समय जब ये निराश रह रहे थे, उसी समय इन्होंने 3 उपन्यास की रचना की, 3 उपन्यास की रचना की, मां की पुकार, मां की पुकार, जल तरंग और जीवन की खोज में राजेश। पर इन्होंने मां की पुकार उपन्यास को क्या किया कि हिंदी प्रचारणी सभा पटना, मां की पुकार को क्या किया, हिंदी प्रचारणी सभा पटना में प्रिंट करने के लिए, यानी कि प्रकाशन करने के लिए भेजा। लेकिन वहां से क्या किया गया, इसे वापस कर दिया गया, यह कह के कि उपन्यास और कहानियों का प्रकाशन जो आपका क्या नाम है, हिंदी प्रचारणी सभा पटना है, उसके द्वारा नहीं किया जाता। और वह दौर था जिस समय उपन्यास और कहानी के लिए जो बांग्ला लेखक थे, कुछ चुनिंदा बांग्ला लेखक, उन्हीं का उपन्यास कहानी छपता था। और उस समय पुस्तक छपवाने के लिए काफी धन की जरूरत थी, और ऐसे ही ये तंग हालत में थे इस समय, क्योंकि एक तो अकाल का दौर था, ऊपर से ब्याह हो गया था, ठीक है। तो ये क्या हुआ, धन की कमी के कारण, पैसा ना रहे के कारण का भेल, ये अपन किताब, अपन उपन्यास ना छपे पारला। ये है उपन्यास जो है जीवन की खोज में राजेश। तो जीवन की खोज में इसका खोरठा में जो शब्द होता है जिंगिक टोह, जिंगिक टोह, है ना। तो इसी उपन्यास का क्या किए चितरंजन महतो चित्रा जी, जिंगिक टोह नाम से खोरठा में अनुवाद कर दिए, जिसका सबसे पहला खोरठा में उपन्यास होने का गौरव प्राप्त है ना। खोरठा का सबसे पहला उपन्यास कौन सा है, जिंदगी का टोह, जिसके लेखक कौन है आपके, चितरंजन महतो चित्रा जी। ठीक है दोस्तों, तो आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि 1967 के बाद क्या हुआ। तो 1967 के बाद जैसे तैसे किसी तरह से 3 साल बीत जाता है, और 3 साल बीतने के बाद आता है 1970 का दौर। 1970 के दौर में इनको क्या किया जाता है, माराफारी बोकारो का पुराना नाम है। माराफारी में ये क्या करते हैं, एक स्कूल की स्थापना करते हैं। क्या करते हैं, ये स्कूल की स्थापना करते हैं माराफारी बोकारो में, ठीक है। पर भले का कि 2 बछर बाद, यानी बछर मतलब साल, 2 साल बाद का भले प्रबंधन समिति के साथ में इनकर अनबन हो गए, और अनबन होला के बाद में ये स्कूलवा छोड़ दलथिन, ठीक है। स्कूल के का करलथिन, कहाँ वाला स्कूल, माराफारी स्कूल जो स्थापना, माराफारी स्कूल खोलला से ही छोड़ दला। ये 1972 में, 1907 के बाद 2 साल बाद ये 1972 में कहाँ चल गई थी, 1972 में कूरा चास जे उखन धनबाद में है, अभी तो ये बोकारो में आता है चास आपका। पूरा चास में स्कूल खोलने का इनको निमंत्रण मिला, इनका न्योता मिलने। अब पर ये वहां तो गए, लेकिन वहां ये ज्यादा दिनों तक नहीं रहे, 1 महीना तक रहे, और 1 महीना तक रहे के बाद ही हुआ से भी चलेला। अब 1972 में ही का भेल, बीच में इनका ससुर इनका बोलेला बाघमारा हाई स्कूल, और हुए अपन योगदान देवे लगल थी।
लेकिन हियो मन नहीं लगले तो घर चलेला है। और घर चलेला के बाद में का भेल, 1972 में हुआ योगदान, मन नहीं लगला घर चलेला। उसी समय यानी कि 1972 की ही घटना है कि इनको रितु महतो, जो कोठार के रहने वाले थे रामगढ़ के, इन्होंने क्या किया, रितु महतो ने इनको बुलाया, एक लेटर लिखा और लेटर में लिखा, रितु महतो कोठार के थे, है ना, रितु महतो कोठार के थे। इन्होंने एक समस्या को दर्शाते हुए चित्तरंजन महतो चित्रा जी को लेटर लिखा और लेटर में कहा कि हम लोगों के क्षेत्र में बच्चों की पढ़ाई गांधी हाई, ये कहे कि हम लोग के क्षेत्र में जो है वो बच्चों की पढ़ाई, कुल मिलाकर के जो उनका अर्थ था कि बच्चों की पढ़ाई ठीक ढंग से नहीं हो पा रही है। वहां पे क्या था, गांधी हाई स्कूल था, है ना, गांधी मेमोरियल स्कूल था। अब इस गांधी मेमोरियल स्कूल में लड़का लड़की लोग पढ़ते थे, मगर वहां का रिजल्ट जो था वो बहुत खराब प्रदर्शन हो रहा था। 100 में से 10 भी बहुत मुश्किल के साथ पास हो रहे थे। तो रिजल्ट खराब होने के कारण क्या हो रहा था, इनको रितु महतो जी ने एक लेटर लिख करके इन पे चित्तरंजन महतो चित्रा जी पे विश्वास जताया और विश्वास जताने के साथ में इनको क्या कहा, अनुरोध किया कि रामगढ़ में आकर के आप क्या कीजिए, स्कूल खोलिए, है ना, या इस रिजल्ट को सुधारने के लिए आप क्या कीजिए, योगदान दीजिए। ये कौन बोलते हैं, आपको मैं बतलाता हूं कौन बोलते हैं ये बात, रितु महतो जी इनको बोलते हैं, ठीक ना। तो रितु महतो जी के अनुरोध पर रामगढ़ उच्च विद्यालय कोयरी टोला में ये क्या किए, योगदान दिए। रितु महतो जी के अनुरोध पर ये रामगढ़ उच्च विद्यालय कोयरी टोला में ये अपना योगदान देते हैं। रामगढ़ उच्च विद्यालय कोयरी टोला, और अपना योगदान ये शुरू करते हैं, क्योंकि ये तो प्रतिष्ठा की बात हो गई थी इनके लिए। इनको अनुरोध रितु महतो ने किस आधार पे किया कि रिजल्ट को आप आकर के क्या कीजिए, सुधार दीजिए, है ना, रिजल्ट को आकर के सुधारिए। तो इन्होंने इस बात को अपनी प्रतिष्ठा के साथ जोड़ा और ये इस विद्यालय में रामगढ़ उच्च विद्यालय कोयरी टोला में 20 जुलाई 1972 से क्या किए, ये अपना योगदान दिए, मतलब पढ़ाने लगे वहां पे, है ना, इसका यही अर्थ हुआ। और देखिए उन्होंने क्या लिखा था कि तुम राजकीय उच्च विद्यालय कोयरी टोला को नए सिरे से बनाकर गांव के बच्चों की पढ़ाई सुधारो। रितु महतो जी ने लिखा, मैं समझता हूं यह काम तुमसे निश्चित रूप से होगा। या क्या बोले कि तुम क्या करो, राजकीय उच्च विद्यालय कोयरी टोला को नए सिरे से बनाकर गांव के बच्चों की पढ़ाई सुधारो, और मैं समझता हूं कि तुम यह काम बहुत अच्छे ढंग से कर सकते हो। तो यह बात को चित्तरंजन महतो चित्रा जी ने अपनी प्रतिष्ठा के साथ जोड़ करके देखा, है ना। अब उनका वो क्या बोलते हैं कि ये उनके प्रेस्टाइज का इशू बन गया, यानी कि प्रतिष्ठा का एक मुद्दा बन गया। और उसके बाद वो अपना योगदान देने लग जाते हैं। वो क्या करते हैं, और फिर आगे आने वाले समय में यानी कि 8 दिसंबर 1978 को क्या किया गया था, बिहार सरकार के द्वारा इन्हें विद्यालय में प्रभारी प्रधानाध्यापक का पद दे दिया गया। और इसी समय से प्रभारी प्रधानाध्यापक ये बन गए, प्रभारी प्रधानाध्यापक। और प्रभारी प्रधानाध्यापक बनने के बाद इन्होंने रिटायर होने तक, और ये रिटायर हुए 2006 में जाकर के रिटायर हुए। इस समय तक इन्होंने क्या किया, अपना योगदान दिया। और रिटायर होने के बाद ये पूरी तरह से लेखन का काम करने लग गए, यानी खोरठा में ये अपना लेखन करने लगे। लेकिन इसी में क्या होता है, 1984 यानी 1984 ईस्वी ये घटना रहा है कि एक सांस्कृतिक कार्यक्रम में जेकर में डॉक्टर रामदयाल मुंडा, बीपी केसरी, हरदेव नारायण सिंह कुरमाली भाषा के रांची विश्वविद्यालय रांची में कालथिन, जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा रांची विश्वविद्यालय रांची में ये प्राध्यापक थे, है ना, टीचर थे। वो क्या करते थे, प्राध्यापक थे। कौन, हरदेव नारायण सिंह। इन सबों ने क्या किया, हरदेव नारायण सिंह और दो देखिए कौन थे,
हरदेव नारायण सिंह और गोविंद महतो जंगली जी। हरदेव नारायण सिंह और गोविंद महतो जंगली जी, दो नाम देखिए आप, हरदेव नारायण सिंह और गोविंद नारायण सिंह, जो कुरमाली भाषा के प्राध्यापक थे, और गोविंद महतो जंगली जी। ये दोनों के उकसाइला पर इन दोनों ने क्या किया, उन्हें प्रेरित किया, और ये क्या किए, जो आपका TRL ट्राइबल रीजनल लैंग्वेज, जनजातीय क्षेत्रीय भाषा विभाग जो रांची है, उसमें खोरठा भाषा को पढ़ाने का ये काम करने लगे। चूंकि ये अब तो स्कूल में अपना योगदान दे ही रहे थे, तो इनके पास समय का अभाव होने के कारण ये अपना पार्ट टाइम देने लगे, और किसी तरह से 2 बैच निकलने के बाद ये चितरंजन महतो चित्रा जी खोरठा भाषा को पढ़ाने का दायित्व डॉक्टर BN ओहदार यानी कि भोगनाथ ओहदार को सौंप दिए, है ना, डॉक्टर BN ओहदार को सौंप दिए। क्योंकि इनके पास समय का अभाव था, इन्होंने ट्राइबल रीजनल लैंग्वेज जो जनजातीय क्षेत्रीय भाषा विभाग रांची विश्वविद्यालय रांची में है ना, उसमें इन्होंने 2 क्लासेस, यानी सबसे पहले शिक्षक आपके कौन हुए, खोरठा के लिए सबसे पहले जो पढ़ाने का काम किया, सबसे पहले शिक्षक हुए वो आपके कौन बने, चितरंजन महतो चित्रा जी। इन्हें किसने प्रेरित किया था, तो इनको प्रेरित किया था हरदेव नारायण सिंह और गोविंद महतो जंगली जी ने। ठीक है, इस तरह से ये 2006 में रिटायर हो जाने के बाद में पूरी तरह से अपना समय खोरठा लेखन के लिए देने लगे। अब आइए हम लोग छाहर की तरफ चलते हैं। तो ये इनका परिचय था। ठीक है, अब हम लोग किताब की कुछ मुख्य बातों को देख लेते हैं। तो सबसे पहला बात जो है वो छाहर में क्या है कि छाहर 10 कहानियों का संग्रह है। छाहर कितनी कहानियों का संग्रह है, कै कहानी का गोछा है, कै कहानी के गोछा है, कहानी का गोछा 10 कहानी के, कै गो 10 कहानी के, यानी कि 10 कहानियों का एक संग्रह है, एक समूह है छाहर। अब आइए छाहर के प्रकाशक को हम लोग देखते हैं। छाहर के जो प्रकाशक हैं छाहर के प्रकाशक जो है वो है 2 प्रकाशक हैं इसके। कितने प्रकाशक हैं, 2। एक का नाम एक है जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग रांची विश्वविद्यालय रांची, और दूसरा है खोरठा भाषा साहित्य संस्कृति अकादमी रामगढ़। क्या है, जनजातीय क्षेत्रीय भाषा विभाग रांची, जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग, क्षेत्रीय भाषा विभाग रांची, भाषा विभाग रांची विश्वविद्यालय रांची, है ना, रांची विश्वविद्यालय रांची यूनिवर्सिटी। और जो दूसरा है वो है आपका खोरठा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी रामगढ़ रांची। ठीक है, और दूसरा कौन है, खोरठा भाषा साहित्य संस्कृति अकादमी रामगढ़। ये पहला हो गया। खोरठा भाषा साहित्य संस्कृति अकादमी रामगढ़ झारखंड, है ना। तो ये दोनों इसके प्रकाशक है। कौन से किताब के बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग, छाहर, है ना। छाहर के कितने प्रकाशक, 2 प्रकाशक। एकर में जे आपन बात लिखल हत, ठीक है, वो लिखल हत चितरंजन महतो चित्रा जी। आपन बात के लिखल हत चितरंजन महतो चित्रा जी। चितरंजन महतो चित्रा जी। और आगू देखिए हमने आर का है, आर एकर जे है मंतव्य एकर में जे देल हथी, मंतव्य मत को मंतव्य, है ना। ये खोरठा में मैंने लिखा है। ठीक है, मंतव्य जेकर में देल हथी उ के देले हथी,
मंतव्य दे लेते हैं गिरधारी गोस्वामी, गिरधारी गोस्वामी, गोस्वामी आकाश खूंटी, गिरधारी गोस्वामी आकाश खूंटी इनका उपनाम लागे। आकाश खूंटी गिरधारी गोस्वामी के उपनाम है, ठीक है। तो तीन चीज आप लोगों ने देखा, क्या क्या देखा कि इसके प्रकाशक कौन है। तो पहला थे आपका, पहला जो था वो जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग, रांची विश्वविद्यालय रांची झारखंड, और दूसरा जो था वो खोरठा भाषा साहित्य संस्कृति अकादमी रामगढ़ झारखंड, ठीक है। आपन बात जो इस किताब में यानी कि छायर में दिए हैं, लिखे हैं, वो कौन लिखे, चितरंजन महतो चित्रा जी। आपसे सीधे सीधे इससे सवाल बन सकता है, कब पूछेगा तो आप लोगों को कब पूछता कि छायर कहानी संग्रह में आपन बात के लिखल हत। अगर यह सवाल पूछ दिया और चार ऑप्शन दे देगा, चितरंजन महतो चित्रा जी, गजाधर महतो प्रभाकर जी, गिरधारी गोस्वामी जी या डॉक्टर बी.एन. ओहदार जी, तो आप क्या मारेंगे, चितरंजन महतो चित्रा जी, ठीक है। उसी तरह आपसे यह पूछ दे कि खोरठा कहानी संग्रह छायर में मंतव्य के देल हथिन, है ना, तो मंतव्य कौन दिए हैं, गिरधारी गोस्वामी आकाश खूंटी। अन्य ऑप्शंस के साथ आपको, अन्य विकल्पों के साथ ये भी विकल्प मिलेगा, आपको इसको टिक कर देना है। इसीलिए यह सब क्या करेंगे, आप नोट करते चले जाएंगे, है ना। आइए आगे और देखते हैं। आगे जो है वो आपका प्रस्तावना देखिए, प्रस्तावना, प्रस्तावना को लिखे हैं डॉक्टर ए.के. झा। कौन लिखे हैं, डॉक्टर ए.के. झा। ए.के. झा के पूरा नाम कहा है, ए.के. झा के पूरा नाम है वे है, या पूरा नाम है अजीत कुमार झा, अजीत कुमार झा। ई एगो मौसम वैज्ञानिक हलथिन। ई के हलथी, एगो मौसम वैज्ञानिक, यानी कि मौसम वैज्ञानिक, मौसम वैज्ञानिक, ठीक है, मौसम वैज्ञानिक थे। कौन, डॉक्टर ए.के. झा, जिन्होंने क्या किया, छायर कहानी में, छायर कहानी संग्रह में, है ना, छायर कहानी संग्रह का एक भाग है। तो छायर कहानी संग्रह में प्रस्तावना का लेखन किसने किया है, डॉक्टर अजीत कुमार झा, यानी कि डॉक्टर ए.के. झा ने। आइए आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं। तो लेखक का परिचय हम लोगों ने देख लिया था, ठीक है, और हमने देखा था चितरंजन महतो चित्रा जी के दो कविताएं जो थी वो कौन कौन सी थी, समर के उस पार, मैं फिर से लिख देता हूं, और गीता के गीत। तो कविता देखिए, कविता कौन कौन है, इसमें आपको ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में कि समर के उस पार केकर रचना है या केकर रचना लागे। तो इनकी पहली कविता है, वो क्या है, पहली कविता है जिसका नाम है समर के उस पार, क्योंकि ये खोरठा के जाने माने विद्वान है ना, जाने माने लेखक है, जिनका अपना एक महत्वपूर्ण योगदान है। इस कारण से इनका परिचय को बहुत अच्छे तरीके से देख लेने की आवश्यकता है। समर के उस पार, और दूसरा जो कविता है वो गीता के गीत। तीसरे उपन्यास में क्या क्या देखे थे आप, उपन्यास में था इनका मां की पुकार। मां की पुकार को क्या किए थे, ये पटना भेजे थे ना, पटना कहां भेजे थे, क्या नाम था उसका, हिंदी प्रचारणी सभा में। हिंदी प्रचारणी सभा में क्या किए थे, मां की पुकार को प्रिंट करने के लिए भेजे थे, परंतु क्या किया गया, वहां से इसे वापस लौटा दिया गया, कहकर कि उपन्यास और कहानियों का प्रकाशन हिंदी प्रचारणी सभा नहीं करती है, और पैसा के अभाव के कारण ये क्या कर पाए, अपनी पुस्तकों का रचना, अपने पुस्तकों का ये प्रकाशन नहीं करवा पाए थे, ठीक है। मां की पुकार, और दूसरा क्या था, जल तरंग। ये 1967 के दौर में अपने जब निराशा के दौर से गुजर रहे थे उस समय इन्होंने लिखा था। और जिंदगी या जीवन के खोज में राजेश, जीवन के खोज में राजेश, जिंदगी टोह में ये राजेश जो है वो क्या है, पात्र बनाए हैं, ठीक है। यहां पे नाम के साथ लिखे, जीवन की खोज में राजेश, ठीक है दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे जो है चितरंजन महतो चित्रा जी की और रचनाओं को हम देखते हैं। अन्य रचनाएं क्या क्या है इनकी,
तो अन्य रचनाओं में आ जाइए। पहला तो मैंने बताया जीवन की खोज में राजेश जो है उसी का जिंदगी टो यानी जीवन की खोज, ये मैंने आपको क्या बतलाया, ये पहला प्रिंटेड खोरठा उपन्यास है ना, पहला प्रकाशित, प्रिंटेड मतलब प्रकाशित, इंजराइल है ना, पहला इंजराइल, पहिल इंजराइल उपन्यास, उपन्यास को उपन्यास लिखा जाता है, ऐसे देखिए उपन्यास, और प्रकाशन है ना, प्रकाशन को या प्रकाशित को इंजराइल लिखेंगे, और पहला को पहिल, तब पहिल इंजराइल उपन्यास। मैं यहां हिंदी में ही लिख देता हूं, आपको मेन कॉन्सेप्ट पे ज्यादा ध्यान देना है, आपको जिंदगी तो आपको याद रखना है, ठीक है, कि ये क्या था, पहला प्रकाशित उपन्यास था। क्योंकि आपके पास तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेंगे ना, वैकल्पिक प्रश्न रहेंगे, बहुविकल्पिक प्रश्न रहेंगे। पहला प्रकाशित उपन्यास खोरठा का, पहला प्रकाशित उपन्यास खोरठा का जिसे गौरव प्राप्त है वह कौन सा उपन्यास है, जिंदगी के टोह है ना। दूसरा आइए मायक डाक, ठीक है, मायक डाक। तीसरा जो आइए आप हम जियब कैसे, ये भी क्या है, ये उपन्यास है, उपन्यास हम जियब कैसे, हम जियब कैसे, ये भी क्या है, हम जियब कैसे उपन्यास है। और एक है आपका महराय, ये लोकगीतों का संग्रह है, महराय ये क्या है, लोकगीतों का संग्रह है, ये आपका क्या है, महराय। इसे देख लेता हूं, मैंने क्या बताया आपको, महराज जो है वो खोरठा लोक गाथा का, सॉरी लोकगीत नहीं, लोक गाथा का संग्रह है। संग्रह है ना, गोछा। अब इसके बाद देखिए खोरठा खिचड़ी, जिसमें कविता एक और है, पांचवा इनकी रचनाओं में एक और लिखिए, खोरठा खिचड़ी, क्या है, खोरठा खिचड़ी, जिसमें कविता है, कहानी है, कहानी है, और क्या है, कविता कहानी है, यात्रा वृतांत है, और क्या है, लेख है ना, और लेख है, ठीक है, लेख है। तो ये था इनकी रचनाएं। तो इस तरह से हमने चितरंजन महतो चित्रा जी का जीवन परिचय देख लिया, और छायाहर के बारे में भी हमने क्या देखा, कुछ मुख्य बातों को देखा कि उनके प्रकाशक कौन है, मंतव्य कौन दिए, उसमें अपन बात कौन लिखे, प्रस्तावना कौन लिखे हैं। इन बातों को आप क्या करेंगे, याद रखेंगे, क्योंकि इनसे सीधे सीधे प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं। आइए दोस्तों, आज के क्लास में हम आगे बढ़ के छायाहर कहानी को देखते हैं, छायाहर कहानी को समझते हैं कि लेखक छायाहर कहानी के जरिए क्या समझाना चाहते हैं। तो छायाहर को अगर आप समझना चाहते हैं तो एक बात जो मैंने आपको बतलाया वह क्या है कि जैसी संगत वैसी रंगत को समझिए, जैसी संगत वैसी रंगत। इस कहानी को इस कथन के साथ हम छायाहर कहानी को शुरू करते हैं, छायाहर कहानी। और छायाहर कहानी को शुरू करने के पहले हम जान लें कि इसमें हमें कितनी कहानियों को पढ़ना है, 10 कहानियों को, और उस 10 कहानियों के बारे में आप लिखिए। सबसे पहले आपको जो पढ़ना है वो पढ़ना है छायाहर। क्या पढ़ना है, छायाहर, ठीक है, छायाहर, छाया, ठीक है। और दूसरा जो है वो आपका क्या है, दूसरा आपका होगा बोनेक लोर। दूसरा क्या है, बोनेक लोर, बोनेक लोर। तीसरा जो है
तीसरा है वो आपका हम जियब कैसे, मैं कैसे जीऊंगा। हम मतलब मैं, हम जियब कैसे या कैसे जियब, हम कैसे जियब, मैं कैसे जीऊंगा। ठीक है। चौथी कहानी जो है वो है बुबा एगो कहनी कही दे। बुबा एगो कहनी कह दे, कहनी कह दे, बाबा एक कहानी कह दो, है ना। पांचवा जो है वो आपका है गुरुजी की फिकीर, माने गुरुजी के चिंता, फिकीर मतलब चिंता, गुरुजी फिकीर मतलब गुरुजी के चिंता, फिकीर मतलब वो है चिंता, है ना, चिंता। अब गुरुजी के की फिकीर है ये तो पढ़ले पर पता चलतो। अब एक आगू है समय कटवा तस खेला। समय कटवा, एक समय में जो ताश का खेल था वह क्या करता था, समय काटने का साधन था। समय कटवा तस कस खेला, तस खेला मतलब ताश का खेल, क्या कर रहा है, समय काटता। इसमें वो क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, का बतौल खोज ले तू, ये कहानियां तो इनके मालूम चलता। आगे है सांस्कृतिक झगड़ा। सांस्कृतिक झगड़ा, संस्कृति के झगड़ा, है ना, कल्चर का झगड़ा, खाने पीने, पहनने ओढ़ने, कपड़े वगैरह ना, वो भाषा को लेकर के क्या झगड़ा है ना, ये सब संस्कृति के झगड़ा में इनमें से किसी विषय पर बात होगी, है ना। चोर डाकू और लुटेरा, चोर डाकू और लुटेरा में तो कुछ बतवे लायक ना है। चोर डाकू और लुटेरा इस सब बात तो इनके तो पते होता। नौवा जो है से है नावा जमींदार के है, नावा जिमीदार, जिमीदार मने हेवे है जमींदार। अब नावा जमींदार। और 10वां जो है से है देवता के खाए गए डाकिन, देवता के खाए गए डाकिन, देवता के खाए गए डाकिन, डाकिन डायनियन खा जाती ना, वे डाकिन हुई ओकरे। ठीक है। तो देवता माने भल मानुष, देवता किसके लिए, किसको बताता है, देवता यहां बतला रहा है, या इस कहानी में जो इस शीर्षक में देवता है ये बतलाता है भले मानुष्य को। किसको, भले माने एकदम बेस मानुष के, केकरा, बेस मानुष के, ओकरा खा गए डाकिन। अब कौन तरी डाकिन खैल के ओकरा ई कहानी में हमने देखबे। चित्रंजन मातो चित्रा जी ने छायर कहानी के जरिए एक परंपरा चली आ रही थी, एक दौर था जिस समय क्या था, केवल ईश्वर को लेकर के जो रचनाएं हो रही थी, इस वजह रामायण महाभारत इन पर टीकाएं लिखी जा रही थी, और समाज को कुछ भी संदेश देना होता था तो क्या किया जाता था कि ईश्वर का सहारा लेकर के, यानी कि भगवान का सहारा लेकर के रचनाएं की जाती थी, उन्हीं के नाम पर या उनकी महिमा को बतलाते हुए, या जो भी धर्मशास्त्रों की बातों को क्या करते थे लोग, रचना का अपना आधार बनाते थे, या धार्मिक बातों को क्या करते थे, अपना रचना का आधार बनाते थे। यथार्थ जो समाज में चल रहा था उसकी तरफ लेखन बहुत कम किया जाता था। और ये सब जो छाया कहानी में आप देख रहे हैं ना, ये यथार्थ लेखन। यथार्थ क्या है, यथार्थ माने हुए है वास्तविक, हमने के जो आसपास चल रहे हैं एकदम रहस्य से अलग, एकदम जादू उदू की ऐसा, माने एक जादू मारतो तो कबूतर निकल जाता इतनी कि कैसे हो रहा है, मतलब रहस्यवादी जो सीक्रेसी है वो सब ना जान करके यथार्थ समाज में जो समस्याएं चल रही है, समाज को उसको बतलाने के लिए क्या करते हैं साहित्यकार, पात्रों के माध्यम से रचनाएं करते हैं, और रचना करके अपनी रचना को समाज को समर्पित कर देते हैं, जिससे समाज उसे देखे, समझे और समझ करके क्या करे, परिवर्तन के लिए आतुर हो जाए, यानी परिवर्तन करने के लिए तैयार हो जाए। तो छाहर कहानी में जो सबसे पहला कहानी आपके सामने है वो है छाहर कहानी गोछा में जो आपके सामने सबसे पहला कहानी है वो है छाहर। छाहर मतलब छाया, छाया। और छाया को समझने के लिए मैंने अभी क्या लिखा कि जैसी संगत वैसी रंगत। मेन यही
कि जैसी संगति होगी वैसा ही प्रभाव होगा। ठीक है, वैसी रंगत, संगत नहीं वैसी रंगत, जैसी संगति होगी वैसा ही रंग दिखेगा। बुरे के साथ रहने पे आप बुरे बनोगे, बेस दन रहबा तब बेस बनबा। नहीं सेलेल नहीं कहती कि जब बेड़ाइल चेंगा है, जे बिगड़ल चेंगा है ओकर दने का को थी नायरा, एकर संगे नायरा घरवो में डांटो थी, माय बाप मारबो करो थी कि ओकर दने काहे रहो है, वो बेस लड़का नाय है, बेस लड़की नाय है, ओकर संगे नाय रह। तो यहां पर दो पात्र हैं, रोहन और मोहन। रोहन और मोहन, रोहन जो है वो ये दोनों मजदूर हैं, मजदूरी का काम करते हैं। लेकिन रोहन जो है ये जिसके छांव में है, यानी कि जेकर छाहर में है, यानी कि जिसके अंदर ये रहता है या जिसके पास ये ज्यादा रहता है, वो है एक जमींदार आदमी। और इस जमींदार का काम क्या है, ये ठगता है, शोषण करता है। और मोहन जो है वो भी एक मजदूर है, रोहन लाल और मोहन लाल नाम है, पूरा नाम रोहन लाल और मोहन लाल, ये दोनों पात्र हैं। ये भी एक मजदूर आदमी है और ये दोनों साथ में मजदूरी करते हैं। पर मोहन लाल जो है ये ज्यादातर इसका जो उठना बैठना है वो किसके साथ है, एक गुरुजी हैं, गुरुजी जिनका नाम है देवी नारायण चौधरी, जिसको देवा चौधरी भी कहते हैं, है ना, उनको देवी नारायण चौधरी को देवा चौधरी। और सूरज नारायण चौधरी जो जमींदार है, गांव का जमींदार है, इसको सूरज बाबू भी कह करके संबोधित करते हैं। ठीक है, अपने इस कहानी में। तो गुरु जी कौन है, देवी नारायण चौधरी। इस गुरु के संरक्षण में, यानी कि ये बहुत सीधे साधे और महान आदमी रहते हैं। ये अच्छी बातों को बतलाते हैं और अच्छी बातों को बतलाने के कारण क्या है, मोहन के जीवन में आमूल चूल परिवर्तन आता है। आमूल चूल परिवर्तन ओकरा कहल जा है जे गोटे जिंदगी बदल दो, गोटे जिंदगी जिए के तौर तरीके बदल दो, जे गोटे जिंदगी कैसे एकरा सार्थक रूपे जिए पारबा से बता दो। ठीक है, ओकरे हिंदी के शब्द से बतावल जा है आमूल चूल परिवर्तन, जे पूरे तोरा बदल दो। तो ये गुरु जी के प्रभाव से मोहनलाल पूरे बदलल रहे। एकर जे छुआ पुतर थी वो बेस पिंधथी ओढ़थी, बेस लखे खैथी, स्कूलो जैथी और सब पढ़ लिख करके बेस अपन जगह लागल हल थी। और ये भी बेस लखे अपन जिंदगी जियो रहल है, शांति से सुख से एकर जिंदगी संतोष रहे। मकीन एकर जिंदगी रोहन के ई दारू मौत पियो हला, है ना, काम करो हला संगे, लेकिन एकर छाहर यानी ई जमींदार बाबू के अंदर रहो हला, तई जमींदार करो हला ठगी शोषण। तो ई का सीखला, ई भी सीखला ठगिया कैसे ठगे है, कैसे शोषण करे है। और आज यदि तो बेकार बात सीखबा तो का होता, जिंदगी बेकार न होता। और जब जिंदगी बेकार हो जाता तब कहियो संतोष होता, सुख मिलता, शांति मिलता ना, घूरी घूरी टेंशन रहता, घूरी घूरी चिंता में लागल रहबा। तो एकरा देख करके एकरा खूब चिंता हुए कि हमारा तो बुझाए नहीं, दोनों साथे गारा सानो गारा बनाओ है, ऐटा उठो माटी कोड़ो है, बालू ढो है, सभे संगे संगे करो है। लेकिन मोहन के जिंदगी खूब सुख शांति है और हमार जिंदगी जो है वो एकदमे अशांति है, ढेर परेशानी चिंता ढेर है। हमार तो छुआ पुता जे हथी से बेस लके कपड़वन पिंधो पार थी, और एकर छुआ पुता तो बेस कपड़ा पिंधे, एकर घरे बेस खाना, और हमार घर तो बेस लके भर पेट खानवन जुमे पा रहे, और स्कूल के तो बातें न करे के। तो मोहनलाल को देख देख करके रोहनलाल को चिंता होने लगता है। ठीक है, तो ये जो अंतर है वो अंतर का मुख्य कारण क्या है, मुख्य कारण क्या है, मार्गदर्शन। क्यों, क्योंकि ये गुरु जी के मार्गदर्शन में, यानी कि एक भले मनुष्य के मार्गदर्शन में हमेशा रहा। और एक भला मनुष्य, एक बेस सीधा साधा इंसान, शिक्षित इंसान तोरा का बतेतो, बेस बात बतेतो। और एक बिगड़ल इंसान जेकर जीवन में कोई उद्देश्य न है, खाली कमाई के खाई के शोषण करे कर सुख से जिए खाली ओकर मन रहो है, वो कहियो बेस बात बतेतो ना।
तोर ठीन अगर खाए ले ना है तो कहता चल डाका डाल दे, केकरो लूट ले, तो ये बेस बात ना है। केकरो शोषण कर ले आ शोषण करके अपन जिंदगी कई दिन खुश रह पारबा। तो यह सब सिखाओ, यह सब सिखला रोहनलाल जमींदार के छाहरे रह के, छाहर मतलब मार्गदर्शन में रह के, ठीक है। ये एक प्रतीक की तरह इस्तेमाल किए हैं पात्र को, ठीक है ना, जिसमें छाहर ये जमींदार को और एक जगह गुरुजी, ये दोनों क्या है, इन दोनों का छाहर, छाहर मतलब इन दोनों का मार्गदर्शन, इन दोनों का जो सिखाने का ढंग है ना, इन दोनों से या इन दोनों के जीवन से या इन दोनों के अंदर रह करके क्या क्या पात्र सीखते हैं। यानी कि आपको दो बातें बतलाना चाहते हो कि आप जब अच्छे लोगों के साथ रहिएगा तो आप अपना जिंदगी को भी बहुत अच्छे तरीके से जी पाइएगा, और बुरे के साथ रहिएगा तो अपना जिंदगी को भी आप बुरे तरीके से ही जी पाइएगा, ठीक है। जैसे अंगुलीमाल डाकू के भी एक कहानी ना है, बुद्ध भगवान वाला, का भले उ का करो है, सबके अंगुली काट के जे जाहे जंगलवा में ओकरा लूट ले है, आ लूट के का करता था, वो मार देता था, और मार करके उसकी उंगली के काट करके उंगली को काट करके वो माला बना करके पहन लेता था। वो एक बुरा इंसान था। कितना बुरा इंसान था कि उस जंगल में जो मारे था उससे होकर के कोई भी जाना नहीं चाहता था, डरता था। लेकिन जब बुद्ध के प्रभाव में वो आए अंगुलीमाल डाकू, तो वो क्या रहा, अंगुलीमाल डाकू रहा नहीं। उसके बाद वह एक साधु बन गया, संत बन गया, एक भिक्षुक बन गया। तो ऐसा क्यों हुआ, उन्हें बुद्ध का सानिध्य प्राप्त हुआ, बुद्ध का छाया प्राप्त हुआ। सानिध्य मतलब छाया, और इसी छाया के लिए, इसी सानिध्य के लिए जो खोरठा में शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं चित्तरंजन महतो चित्रा जी, उसी को क्या कह रहे हैं, वो छाहर कह रहे हैं। उसी को क्या कह रहे हैं, छाहर कह रहे हैं। तो आइए सबसे पहले आप इसके पात्रों को लिख लीजिए। मैंने अभी आपको जो पात्र बतलाए हैं वो सब। पात्र को खोरठा में पात्र लिखेंगे। क्या लिखेंगे, पात्र। पात्र माने है वो पात्र, पात्र। तब पहिल पात्र है रोहनलाल, रोहनलाल। ई मजूरा है, मजूरी के काम करो हो। और ई का करो है, जमींदार बाबू की, जमींदार बाबू के वफादारी करो है ना, वफादारी करो है। पुश्तों से इसके खानदान में क्या था, बिरजू नारायण चौधरी, सूरज नारायण चौधरी, ये क्या है, जमींदार हैं। और इनके यहाँ क्या करता था, रोहनलाल मजदूरी का काम करता। इनके यहाँ वो क्या करता था, उनके यहाँ का ये नौकर, कहिए नौकर था, है ना, क्योंकि उनका हुक्म को यह पूरा करता था, है ना। मोहनलाल, मोहनलाल जो है ये भी मजदूर है, ये भी क्या है, मजदूर है, मजदूर, मजूरा। तीसरा जो है वो आप देखिए, सूरज नारायण चौधरी, सूरज नारायण चौधरी, सूरज नारायण चौधरी। ये जमींदार हल थी, ये जमींदार हथी, का थी, जमींदार, जमींदार। और ठगी के काम, शोषण के काम इनखर लागे, और इनखर बाबूजी के नाम लागे, यानी इनखर बाप के नाम लागे, सूरज नारायण चौधरी के बाप के नाम लिख रहा है, ठीक है। बाप के नाम बिरजू चौधरी, बिरजू चौधरी, बिरजू चौधरी के ही बेटा के नाम है का, सूरज नारायण चौधरी, ठीक है दोस्तों। तीन पात्र हो गए। चौथा जो पात्र है आपके वो है देवी नारायण चौधरी। देवी नारायण चौधरी जो हैं वो क्या है, एक गुरुजी हैं, है ना, गुरुजी, गुरुजी एक शिक्षक हैं, ठीक है। देवी नारायण चौधरी का है, देवी नारायण चौधरी गुरुजी हैं, एक सीधा साधा मास्टर है बेचारा, सीधा साधा मास्टर,
सीधा साधा मास्टर। अब ई मास्टर है ना। और पांचवा जो आपका है एक पात्र और है जिसका नाम है छगन साहब। ई महाजन है। ई का है महाजन। महाजन जे दारू बेचो है और जे एकर महाजनी में फंसले उ गेले घर रो मने ओकर फिर कोई उबार ना हो, फिर से घूर के उ वापस अपन जिंदगी एकर महाजनी से बचो ना पारे, है ना। एकर कर्जा से ना बचो पारे, वो सूदे अब ब्याज में ओकर जिंदगी खत्म। ठीक है। इसकी एक इस कहानी की विशेषता है कि इसमें एक भी महिला पात्र नहीं है। एकर में कोनो महिला पात्र कौन हो, मतलब कोई महिला पात्र मतलब पात्र माने पात्र कैरेक्टर। ठीक है। कोई नो महिला पात्र नाय है, ये याद रखिएगा। क्या याद रखिएगा कि छाहर कहानी में कौन हो महिला पात्र नाय है। प्रश्न बना सकता है ना। प्रश्न क्या बन सकता है कि छाहर कहानी में कई गो महिला पात्र है ना। आपसे क्या पूछ रहा है, छाहर कहानी में कई गो महिला पात्र है, तो आपका क्या जवाब होगा, एक भी महिला पात्र एकर में नाय है, माने एको नाय। कई गो एको नाय, एको नाय मतलब कोई नाय। तो ये पात्र है इसके, एक आपने इसे देख लिया। ठीक है। ये महाजन है और दारू भी बनाता है, ये छूटा हुआ है, दारू बनाता है। ठीक है। दारू बनावे है। अब दारू बनावे है तो बेचबो करे होते, एक में तो कोई कहे वाला बात ना है। चलिए ये आपने देख लिया, ये आप देख लीजिए एक बार। ये क्या क्या मैंने बताया आपके, इसमें 5 पात्र हैं। बिना पात्रों को देखे आप कैसे समझेंगे। सबसे पहले कहानी को जानने के लिए आप पात्र को जान लीजिए। तो रोहनलाल है जो मजदूर है, और आपका मोहनलाल है जो भी वो भी मजदूर है। सूरज नारायण चौधरी जमींदार हैं और इसके पिता का नाम है बिरजू नारायण चौधरी। ठीक है, बिरजू चौधरी। और देवी नारायण चौधरी जो है वो क्या है, गुरुजी हैं। ठीक है। जो बेचारा देव नारायण चौधरी है, देवी नारायण हुआ यहां पे, देव नारायण कर लीजिए इसको देव नारायण कर लीजिएगा। ठीक है, देव नारायण चौधरी, इसको देवा चौधरी भी आगे कहानी में संबोधित किया गया है। अब आइए हम लोग कहानी की ओर चलते हैं। तो 12 बजे का धूप है, बैसाख महीना के दिन में 12 बजे का धूप है। अब जेठ बैसाख में देखिए कितना गर्मी रो लहला। तो बैसाख में 12 बजे का दिन है और रौद्र है। रौद्र माने गर्मी, और एकदम चमचम गर्मी माने ढेर पूरा धिपा देवेला, एकदम गरम कर देवेला, देह लहरा देवेला गर्मी रहे। रौद्र माने धूप, लेकिन रौद्र मतलब यहां मौसम बतला रहा है ना। 12 बजे का टाइम है, कहानी शुरू हो गया है, 12 बजे का समय है, 12 बजे दोपहर का समय है। और क्या बतला रहा है, रौद्र है, बैसाख महीना के दिन। कौन महीना के दिन रहे, बैसाख महीना के दिन। और सूरज नारायण चौधरी जो है, सूरज नारायण चौधरी कौन है, जमींदार है। आ ई जमींदार के यहाँ 15-20 दिन से कौन काम चल रहा है, 15-20 दिन से नावा छात घर माने नया पक्का मकान। इस छत को देखिए, छत वाला घर, नया छत वाला घर माने नया पक्का का मकान, नया पक्का का मकान इस शब्द का अर्थ है। ठीक है, पक्का का मकान। अब नवा पक्का मकान बन रहा है कै दिन से, 15-20 दिन से। ठीक है। अब मकान बन रहा है में तो मजूरा चाहिए न, तयकर में मजूरा के काम कर ले थी के रोहनलाल और मोहनलाल की, लेकिन वो दोनों मजदूर थी। अब वो काम कर रही थी सूरज नारायण चौधरी घर कौन ची के, मकान बनवे के, है ना। अब ई दोनों का करो हल, एक पहिल बेर काम करके कलवा बेर जब होवे है तो दोनों अपन अपन घर आके कलवा खा हलत। ठीक है, दोनों का करोल थी, अपन अपन घर आके कलवा खा हल थी। पहिल बेरा के काम करला के बाद कलवा वाला बेरा में, यानी दूसर बेरा के पहले। ठीक है। अब पहिल बेरा के काम हो गया रहे, एक दिन के बात है। ठीक है। अब एक दिन के बाद में पहिल बेरा के काम रहे
और दोनों कलवा खाए ले अपन अपन घर आवे हेलक। जैसन अकबकी रहे रोहन और मोहन लाल के, वैसन चमचमी गादर रौद रहे बैसाख महीना के भी। मतलब इन दोनों जितना अकबकी में हल थी घर जाके, वैतने गहरा और चमचम रौद, मतलब खूब चमचम रौद माने खूब रौद है ना, देह जलावे वाला रौद, देह जरवे वाला रौद, चमचम रौद बेस। तो चमचम रौद रहे, अब खाए के बेरा हो गया कलवा खाए के, तो दोनों एकदम अकबकी में निकलला। अब जब इतना रौद रहे तो दोनों के देह भे गए गरम। तो हिया हुआ वो दोनों का खोजो लगल थी, छाहर खोजो लगल थी। वो दोनों का खोजो लगल थी, छाहर, छाहर खोजे लागला, छाहर है ना। सूरज नारायण नावा छत बने हुआ ले जो छाहर खोजे लगला। अब आइए थोड़ा सा पीछे से फिर से चलते हैं, कनेक्शन बना रहना चाहिए ना। तो 12 बजे का समय है, और 12 बजे का समय है और सूरज नारायण चौधरी के यहाँ नावा छत वाला घर बन रहा है, नया पक्का का मकान बन रहा है। और बैसाख महीना का दिन और 12 बजे का समय होने के कारण क्या है कि बहुत तेज धूप है, और बहुत तेज धूप है। पहला पहर का काम हो चुका है और दूसरा पहर का काम करने के पहले वो दोनों क्या है, काम करके अपना घर जाते थे कलवा खाए ले। कलवा मतलब लंच, कलवा, कलवा माने लंच, लंच, कलवा माने लंच है ना। लंच माने दोपहर के भोजन, दोपहर के भोजन। तो पहिल बेरा के काम करके वो दोनों का करला, कलवा खाए ले अपन अपन घर जाहल। अब दोनों जा रहा 12 बजे के समय में। अब एक तो 12 बजे चमचम रौद और बैसाख महीना के दिन मैंने ढेर तेज रौद। अब वो दोनों जब निकलला तो दोनों के घर जे रहे से, जहां जमींदार के घर से यानी जहां घर बन रहा है नावा घर, हुआ से नावा घर जहां से बन रहा है हुआ से 1 कोस ले कम दूर रहे। कहते 1 कोस ले कम, 1 कोस ले कम। इस पॉइंट पे गौर कीजिएगा, 1 कोस ले कम। उसके घर की दूरी, उन दोनों के घर की दूरी कितनी थी, जहां नया पक्का का मकान बन रहा था वहां से 1 कोस ले कम का अर्थ होता है 1 कोस से कम। ठीक है। अब 1 कोस से उनका जो घर था वह नया घर बन रहा था जमींदार का, उससे कम दूरी पर था। तो दोनों काम वाले जगह से अपने घर के लिए रवाना हुए। मगर रवाना होने के साथ ही क्या हुआ कि वो दोनों एकदम तेज धूप के कारण उनका जो शरीर हल है, उनके जो गात हल है, मैंने गाते माने शरीर, गाते मतलब शरीर, गात मतलब शरीर, शरीर, शरीर का हल है गादर रौद रहे बैसाख में। अब वो दोनों चमचम रौद के चलते क्या हुआ, शरीर पूरा तपने लगा। अब तपे के चलते का भल है, तपे के चले डहरे वो दोनों छाहर या छौराए खोजे लागला। मतलब दोनों क्या करने लगे, छाया खोजने लगे, छाया, दोनों छाया खोजने लगे है ना। अब जब छाया खोजे लागला डहरे, ताड़ और खिजूर के बोड़ बोड़ ऊंच ऊंच कई गो गाछ रहे। क्या था, वो दोनों धूप से तप रहे हैं और वो इधर उधर छाया खोजने लगे। परंतु वहां देखने को क्या मिल रहा है कि मार्ग में डहर, डहर माने रास्ता, डहर माने रास्ता। तो डहरे, डहर, डहर मतलब रास्ता, डहरे हिया हुआ ताड़ और खजूर के खूब गाछ रहे। अब ताड़ और खजूर के कितने छाहुर रो है, कितने छाहियार रो है, ज्यादा तो छाहुर रहे नहीं। तो दोनों का करला, अब ओते गर्मी में कैसो नहीं जिया कहे कि कोनो तरी जान बचे बा, एते गर्मी। तो ताड़े और खजूरे के गाछे तरे का करला, दोनों सोथाए लगला, सथाए लगला है ना। दोनों क्या कर रहे लगे, वहां थोड़ा सा सुस्ताने लगे। ताड़ गाछे खेटे पहुंचला मगर ओखन का ताड़ गाछे के, लेकिन क्या हुआ, ताड़ गाछ के छाहर कितने तन जुड़ते हैं, मतलब कितना वो आराम पहुंचाता, कितना वो ठंडक देता, क्योंकि उसका तो छाया ज्यादा होता ही नहीं है। तो का भले दोनों ताड़ गाछक छाहरे गेल, ताड़ गाछक छाहरे गला तो, लेकिन ओकर तन नाय, अपन तन नाय जुड़वे पारला, मतलब अपना शरीर को वो वहां पर क्या करने पाए, सुस्ता नहीं पाए, आराम नहीं दे पाए है ना। क्योंकि छाया उसका ताड़ गाछ का कम, गाछ तो बड़ लेकिन उसकी छाया बहुत कम होती है। एक नहीं कहते भी है ना, एक कहावत है ना,
कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। मतलब कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, खजूर जो है आपका, ये खजूर कितना बड़ा होता है, लेकिन ये अपने पंथी को यानी कि जो राहगीर है उसे ना तो छाया देता है और ना ही फल देता है। तो इन लोगों को भी क्या हुआ, छाया नहीं मिला। अब छाया नहीं मिला तो क्या हुआ, ये आगे बढ़े। ताड़ गाछक छायर जहां तहां रहे, दूर मतलब दूर दूर था, तनी मनी छायर तो लागल, मकुर अगल बगल कर गरम, थोड़ा मोड़ा छाया लगा, लेकिन क्या हुआ, मगुर मतलब लेकिन, मगुर माने लेकिन, मगुर माने लेकिन, ठीक है। मग अगल बगल कर गरम हो, दुइयों के गरमल देही के जुड़वे नी पारला, माने वो थोड़ा आराम तो लगा गए तो, पर अगल बगल का जो गर्म हवा आने लगा, तो वो गर्म हवा आवे के चलते का भले ओकरिन के शरीर के आराम नाय बुझेले, ठीक है, नाय हुए। समय ओखिन रहे कम, खाए के फैर पहरले कामे लागे के रहन सूरज नारायण चौधरी के घर में। अब ये निकले, अब ज्यादा सुस्ता भी तो नहीं सकते, आराम भी तो नहीं कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि इनके पास फिर से काम पर लौटने का चिंता है। घर जाना है, एक कोस से कम दूरी पर है तो जरूर, पर दूर तो है ना, वहां जाकर के इन्हें क्या करना है, कलवा खाना है। अब कलवा खा करके क्या करे के फिर घूर करके सूरज नारायण चौधरी के नावा छत बनवे खातिर काम जे में लागल हथी से करे लग जाए। लेकिन वो क्या हुआ, ताड़ गाछ पर गए तो पर अगल बगल का जो गर्म हवा था, उस गर्म हवा के कारण वो पूरी तरह से आराम नहीं पाए। आराम ना पाने के कारण वो क्या हुआ, फिर वहां से चल दिए, है ना, क्योंकि फिर से उन्हें काम पर भी लौटना था। बोड़ बोड़ ऊंच ताड़ और खिजूर गाछे छायर छोड़ोखिन कूदला घर बाटे। अब उन्हें छाऊर छोड़ दल थी, आज छोड़ करके अपन घर दने कूद पड़ला, मतलब चल दिए। घर बाटे मतलब घर बाटे मतलब घर तरफ, घर बाटे मतलब घर बाटे मतलब घर की तरफ, ठीक है दोस्तों, घर की तरफ। थोड़ के हैं दूर पर तनी तनी फरके। अच्छा, जब वो घर की तरफ बढ़ने लगे तब क्या देखते हैं, या क्या है कि थोड़ा दूर पर या थोड़ा 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 फर्क में क्या है, आम के गाछ है। का है, थोड़ा दूर पर का है, आम के गाछ है, जामुन के गाछ है, जामुन के गाछ है, कोरंज के गाछ है ना, कोरंज के गाछ है, और महुआ के गाछ है। कैगो है, आम के गाछ, जामुन के गाछ, कोरंज के गाछ और महुआ के गाछ है। जे रहे तो छोटे छोटे मगर झबरल गाछ रहे। झबरल मतलब, झबरल मतलब, झबरल मतलब घना, है ना, घना, ठीक है। आम के गाछ, कोरंज के गाछ और महुआ के गाछ कैसन है, झबरल। लेकिन ताड़ के गाछ का हेल, झबरल हेल नाय, जे चलते ओकर छाउर ढेर कम हले। लेकिन जब जामुन और आम, जामुन, कोरंज और महुआ, इस पे ध्यान दीजिएगा। इसलिए ध्यान दीजिएगा क्योंकि किताब में आपका, कहानी में आपका इन्हीं 4 पेड़ों का नाम दिया है, आम, महुआ, जामुन और कोरंज, क्योंकि इससे प्रश्न बना सकता है कि कौन गाछ के छाहुर या कौन गाछ झबरल हेल, कहानी के अनुसार, है ना, कहानी के अनुसार। तो आम, जामुन, कोरंज और एक लाइन देकर कैसे दे दे, मान लीजिए। अब नीचे आपको क्या करेगा, आम, जामुन, कोरंज लिख दिया, महुआ छोड़ दिया। महुआ छोड़ करके नीचे 4 ऑप्शन दे, और 4 ऑप्शन में दे दे नीम के, तेतर के माने इमली के, ओकर बाद और आपको क्या दे सकता है, और शीशम के, ताड़ के, है ना, शीशम के, और महुआ जो है वो एक ऑप्शन में महुआ दे देगा। तो आपको क्या करना है, महुआ को टिक कर देना है, ठीक है। तो इस तरह से इसमें प्रश्न बन सकता है और आप कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि इसको आप पढ़ करके निकल जाएंगे, है ना, याद नहीं रखेंगे। याद ना रखने आपको क्या करेगा, प्रश्न वहीं से बना देगा। तो क्या करना है, आपको याद रखना है। मैंने अभी तक जितनी बातें बताई उससे कुछ प्रश्न मैं आपको पूछ लेता हूं, आप जवाब दीजिएगा। पहला प्रश्न आप बतलाइए कि देश जमींदार, जमींदार, पहला सवाल जो है वो आइए आप, जमींदार के नाम की हेलै
छाहर कहनी में, छाहर कहनी में। जमींदार का नाम क्या था छाहर कहानी में? तो पहला जो ऑप्शन है वो आपका रोहन, दूसरा ऑप्शन है मोहन, तीसरा ऑप्शन जो है वो है देवी नारायण चौधरी, देवी चौधरी मानिए, है ना। और चौथा जो है वो है आपका सूरज नारायण चौधरी, सूरज नारायण चौधरी। अब इसका आप उत्तर दीजिए। एक प्रश्न ये हो गया, दूसरा प्रश्न भी लिखता हूं। तो जो दूसरा प्रश्न है कि रोहन और मोहन के घर नावा छात घर जे बन रहल हेल हुआ से कत्ते दूर हल है। अगर आपने कहानी को बहुत ध्यान से सुना, मैंने जोर भी दिया था, आप उत्तर दीजिए। एक कोस, दूसरा जो एक कोस ले बेसी, एक कोस ले बेसी, एक कोस ले कम, एक कोस ले कम, और चौथा ऑप्शन लीजिए दू कोस। तीसरा प्रश्न आप बताइए, तीसरा प्रश्न बताइए आप कि तीसरा प्रश्न जो मैंने आपको बतलाया वही से मैं आपको देता हूं, है ना। चलिए इन्हीं दो प्रश्नों को आप देखिए। और प्रश्न बनाने के लिए ये देखिए, यहां से प्रश्न एक मैंने आपको बतलाया था, एक लंबा प्रश्न बनेगा, या फिर ऐसे पूछ सकता है कि झबरल माने की हुए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, झबरल माने की हेवे हे, की हेवे। अब पूछ देगा, मान लीजिए पहला में घना, दूसरा में बड़ा, तीसरा में पेड़, चौथा में छाया। अब आपको बताना है इन चार क्वेश्चंस का आंसर, जिसमें देखिए जमींदार का नाम की है छाहर कहानी में, क्या नाम था जमींदार का? तो जमींदार का जो नाम था, आपने अपना आंसर लिख लिया होगा, मैं उत्तर बतला देता हूं। जमींदार का नाम था सूरज नारायण चौधरी। ये मैंने आपको पात्र जब बतलाया उसी समय ये बतलाया था, ठीक है। अब आइए दूसरे क्वेश्चन की तरफ। इसमें पढ़िए, रोहन और मोहन के घर नावा छात घर जे बन रहा है हुआ से या हुआ से कत्ते दूर हल है। मतलब रोहन और मोहन के घर नावा छात घर जे बन रहा है, यानी नया पक्का का मकान जहां जो बन रहा था वहां से कितनी दूर था? तो एक कोस नहीं, मैंने नहीं बतलाया। एक कोस ले बेसी नहीं, एक कोस ले कम बिल्कुल सही, एक कोस से कम था, दो कोस तो था ही नहीं, ठीक है। तो इस तरह से आपका यह उत्तर हो जाएगा। ऐसे आपको इससे प्रश्न देखने को मिलेगा। तीसरा प्रश्न जो था, झबरल माने की हेवे, मतलब झबरल मतलब क्या होता है? तो झबरल मतलब होता है घना। ये देख रहे हैं दोस्तों, आप जो पढ़ रहे हैं उसी से किस तरह से सवाल बन रहा है, इसी तरह से आपको जेएसएससी सीजीएल में प्रश्न देखने को मिलेगा, ठीक है। तो हम लोग कहां तक पढ़े? हम लोग पढ़े कि वो करंज महुआ छोटे छोटे मगर झबरल गाछ
रहे थोड़ा दूर पर, तनिकुन दुयो रोहन और मोहनलाल हुआ छैराल्या। अब क्या हुआ, छाया वाला जगह मिल गया, गर्म लग रहा था, तो क्या किए वो दोनों वहां पर जाकर के छैराला मतलब थोड़ा सा उसके छाया में जाकर के आराम कर लिए। ठीक है, शरीरक थकानी तनी कम है, मने तनी शांति पावला दुयो, शरीर का थकान कम हुआ धूप से, और चल के आ रहे थे, तो एक तो तेज धूप था और एक कोस का दूरी भी था, तो वो क्या कि थोड़ा सा आराम कर लिए, जिससे उन्हें शांति का अनुभव हुआ। डी नजीक पीपर और बोर के गाछ तो रहबे करे हुआ, कटिसुन सुस्तायला, फिर खाए पी के उल्टी पहर काम करे घुरी गेला। अच्छा, पीपर और बर का गाछ भी था घर के नजदीक, वहां सुस्ता के वो क्या किए, फिर से अपना खा पी के काम पर वापस लौट आए, है ना। कहां लौट आए वो दोनों, तो नावा छत घर बनवे ले सूरज नारायण बाबू जो जमींदार है ना। अब यह है तर दोनों के का हुए लगला, काम के चलते आवाजाही होवे लगला, है ना, दोनों का आना जाना होने लगा, क्योंकि वो दोनों वहां पे मजदूरी कर रहे थे। अब आइए, सूरज बाबू काम चलते रहे 15-20 दिन ले। हाँ, अब यहां पर देखिए क्या बोल रहा है कि सूरज बाबू के यहाँ, यानी कि जो सूरज बाबू जमींदार हैं, उसके यहाँ 15-20 दिन से काम चल रहा था। कितने दिन से काम चल रहा था, 15-20 दिन से, इसे नोट कर लीजिएगा। सूरज बाबू के यहाँ कितने दिन से काम चल रहा था, 15-20 दिन से काम चल रहा था। छड़ सीमेंट तो रहे, मकीन बालू सिराय गेल है। एक पहर का काम हुआ, क्या हुआ, 15-20 दिन छड़ सीमेंट रहे, मकीन बालू सिराय गेल रहे, तकर चलते काम एक के बेरा चलने। अब घर बन रहा है, छड़ सीमेंट है और बालू है ये नहीं है, तो सीमेंट को किस में मिला करके बनाएंगे, इसके लिए तो बालू की भी आवश्यकता है ना। इसके लिए क्या बालू की आवश्यकता है कि नहीं। अब बालू खत्म हो गया था, अब बालू खत्म होने के कारण क्या हुआ, काम एक के बेरा चलने, मतलब एक पहर ही काम चला। तो एक पहर काम चलने के कारण क्या होता है कि दोनों को आराम मिल जाता है। आराम मिल जाए के बाद क्या करो, दोनों चलन। अब फुर्सत मिल गया, फुर्सत मतलब फ्री, है ना, फ्री टाइम जो होता है, फुर्सत मतलब फ्री समय यानी खाली समय। आप लिख लीजिए फुर्सत, है ना, फुर्सत मतलब खाली समय, ये उर्दू का शब्द है ना, खाली समय, ठीक है, खाली समय। तो क्या हुआ, बालू सिराय गेल, सिराय मतलब खत्म हो गया, सिराय गेल मतलब खत्म हो गया, सिराय मतलब खत्म। छड़ सीमेंट हल मकीन बालू सिराय गेल है सै खातिर या सै लेल एके बेरा काम चलल। अब एक बेरा काम चलल तो दूसर बेरा के फुर्सत मिल गेल। अब दूसर बेरा के फुर्सत मिल गेल तब का भेल, दुयो गत्ते गत्ते गाछे छायरे पहुंचला। अब उन लोगों को क्या हुआ, खाली समय मिल गया। तो खाली समय मिल गया, रौद वाला महीना और दिन, तो वो क्या किए, धीरे धीरे गत्ते गत्ते मतलब धीरे धीरे। ये क्या है, रीत बतवैया, यानी कि एक क्रिया विशेषण है ये, जो क्या बता रहा है कि कोई काम धीरे धीरे हो रहा है। गत्ते गत्ते माने धीरे धीरे। इसके लिए एक और शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, करे करे, करे करे धीरे धीरे, और गत्ते गत्ते, गत्ते गत्ते मतलब ही धीरे धीरे। ठीक है, ये दोनों क्या है, ये दोनों ये दोनों विशेषण है ना। विशेषण कौन सा, रीत बतवैया, रीत बा नियम बतवैया, नियम बतवैया विशेषण। ठीक है, है ना, रीत बा नियम बतवैया। ये आप ग्रामर पढ़ेंगे तब जानेंगे, और ग्रामर को लेकर के बहुत सी जो संशय है आपके मन में, मैं उसको भी धीरे धीरे दूर कर दूंगा, पर अभी आपके सिलेबस में जो है उसे पढ़िए। ठीक है, तो इनको फुर्सत मिल गया, अब ये क्या करने लगे, निकल पड़े। किस लिए, धीरे, ये अपने छायरे मतलब छाया में क्या करने लगे, दोनों पहुंचला और बैठी के सुस्ताए लागला। काम था नहीं, बालू खत्म हो गया था, तो छांव में बैठ करके वो दोनों सुस्ताने लग गए, आराम करने लग गए। अब आराम करने के बाद क्या हुआ, रोहन और मोहन दुयो अपन अपन घरक बात ऊंचावला,
है ना, सुस्ताते सुस्ताते। आराम करते को तो उचारला मतलब बोलने लगे, बतियाने लगे, ठीक है। उच्चारण है ना, उच्चारण करते हैं ना, उच्चारण में क्या करते हैं, बोलते हैं। तो उचावरला मतलब बोलने लगे, बात करने लग गए। किसका बात करने लगे, अपना अपना घर का बात करने लग गए। रोहन बोलता है, पूछता है, बोलता नहीं है, पूछता है मोहन से। अब देखिए यहां गौर कीजिएगा, रोहन पूछ रहा है मोहन से। रोहन किसको पूछता है, रोहन पूछ रहा है मोहन से। रोहन पूछता है मोहन से। मैं ब्रेक कर रहा हूं और जो मुख्य मुख्य बातें हैं यहां जहां आप जोर दें या जहां आप ध्यान दें वहां पे मैं जोर दे रहा हूं, ठीक है। आप भटकिएगा नहीं तो कहानी हटेगा। रोहन पूछता है मोहन से, रे भाई मोहन तो हमर संग माटी काटे हैं। रे मोहन तू मेरे साथ मिट्टी काटते हो, माटी ढोवे हैं, ईटा उठावे हैं, सीमेंटे बोरा ढोवे हैं, गिलवा और मसाला उठावे हैं। हमरा अपन आपने में बड़ी ताजुब लागे है। ताजुब लागे है मतलब आश्चर्य, ताजुब लागे मतलब आश्चर्य लगता है उसको। ताजुब मतलब आश्चर्य, ताजुब मतलब आश्चर्य, ठीक है। ये शब्द आप धीरे धीरे लिखते भी जाएंगे, आपके काम आएगा। बोलता है वो, रे भाई मोहन तू हमारे साथ माटी काटो हैं, गिलावा उठावे हैं, सीमेंट के बोरवो ढोवे हैं, मसाला बनावे हैं, और क्या बोलता है, माटी काटे हैं, है ना, ईंटा उठवे हैं। हमरा बड़ी ताजुब होवे है, यानी बहुत हमको आश्चर्य होता है। रोहन बोल रहा है मोहन से, और वो क्या बोलता है, अब ये पूछ रहा है, ये बोल रहा है और मोहन चुप है। अभी मोहन कुछ नहीं बोल रहा। वो रोहन का सवाल है कोनो उत्तर नहीं दे ले रहे कि काहे कि एखनो रोहन का सवाल सिरायल नहीं रहे। वो इसलिए जवाब नहीं देता क्योंकि अभी तक रोहन का जो सवाल होता है वह खत्म नहीं होता। वो ताजुब तो कर रहा है, वो आश्चर्य कर रहा है मोहन को देख करके। वो दोनों सुस्ता रहे हैं, कहां, छाया में। और छाया में क्योंकि एक पहर का काम हुआ, बालू खत्म हो जाने के बाद में दूसरे पहर में काम नहीं है, तो फुर्सत मिल गया। फुर्सत मिल जाने के कारण दोनों का घर एक कोस दूर भी है। अब वो दोनों क्या कर रहे हैं, छांव में सुस्ता रहे हैं, और सुस्ताते हुए दोनों एक दूसरे मतलब दोनों आपन घर के बात करने लगे हैं। अब बात जो है वो रोहन शुरू करता है। रोहन कहता है मोहन को कि रे भाई तुम मेरे साथ काम करते हो, सीमेंट उठाते हो, ईटा ढोते हो, माटी काटते हो, मसाला बनाते हो, और वो चुप। अभी मोहन चुप है, इसलिए चुप है क्योंकि वो रोहन एक के बाद दूसरा के बाद तीसरा ऐसे सवाल पे सवाल उससे पूछते जा रहा है। अब क्या क्या सवाल पूछ रहा है देखिए। वो मोहन चुप रहा, रोहन का कोनो उत्तर नहीं देला। काहे कि एखनो रोहन का सवाल सिरायल नहीं रहे। सिरायल मतलब खत्म नहीं हुआ, क्योंकि अभी तक रोहन का सवाल खत्म नहीं हुआ था। वो 1 ले 2, 2 ले 3 सवाल एक बार की मोहन के पूछले जा रहे, मतलब एक बार की माने एक के बार में 1 के 2 से 3 सवाल पूछते जा रहा था। मोहन कत्ते देरी तक रोहन फिर बोलने लगा, तोर बेटा सब पढ़ल लिखल। देखिए क्या क्या बोल रहा है मोहन को, और इसको समझने का भी प्रयास कीजिए। रोहन फिर बोले लगा, फिर माने फिर, है ना, एक बार बोल के फिर वो बोलने लगा। फिर मतलब फिर, है ना, फिर बोलने लगा मतलब पुनः। क्या बोल रहा है मोहन को कि तोर बेटा सब पढ़ल लिखल, कोई बीए पढ़े लागल हो, तो कोई मैट्रिक और जे छोट हतु ओखनी स्कूल जावे कर पढ़ो थू। आखिर तो इतना कैसे संभाले पा रही, है ना। मोहन को कह रहा है रोहन कि तोर बेटा सब पढ़ल लिखल, कोई मैट्रिक पढ़े लगल हथू, कोई बीए पढ़े लगल हथू, और जे कुछ स्कूल में पढ़ो लगल हथू, तो इतना सब कैसे संभाल पा रही, रोहन कह रहा है मोहन को। अब आगे देखिए, मोहन कितने देरी तक चुप रहे पार्तल। आखिर रोहन के सब सवाल का जवाब ओकरा देने रहे, रोहन बोलने जाहिल। मोहन को अब रोहन पूछ रहा है कि तुम्हारा मतलब तुम ये सब कैसे संभालते हो, बच्चा लोग बीए मैट्रिक सब पढ़ रहा है, स्कूल में पढ़ रहा है, और मोहन को भी तो जवाब देना है उसके सवालों का। तो यहाँ लिखता है कि वो उसको भी जवाब देना है मोहन को, कहा कि हम, लेकिन रोहन बोलते जा रहा है। रोहन फिर क्या बोल रहा है, कहा कि हम ना तो इसलिए बोल रहे, देखिए इसका व्यथा को समझिए, इसका जो दुख है, एक जो समस्या है से समझो।
का कह रहा है कि हम, रोहन बोल रहा है मोहन को, काहे कि हम ना तो एको को छुआ के बेस लखे स्कूल में पढ़ावे पार लियन, ना खियावे पियावे। बोल रहा है मोहन को, रोहन बोल रहा है कि हम ना तो अपना बच्चा लोग को बढ़िया से स्कूल में पढ़ाने सके, ना खिला पिला सके, और कहियो तो बढ़िया से कपड़ों पिंधनो ओढ़नो ना दिए पार लियन। रोहन बोलते बोलते चुप हो गया। और सोच सोच के ये बोलते बोलते उसका आंख पूरा डबडबा गया, है ना, डबडबा गया। आंख डबडबाना मतलब आंसू से आंख भर गया। अब न तब उसका आंसू गिरे वाला रहे। अब न तब ओकर आंख ले लोरे चुवे बाकी खाली रहे। उसको अफसोस हो रहा है। मोहन कुछ जवाब दिए जाहेलक, ओकर मुंह ले जवाब कर बकार फुटलो नहीं रहा है कि फिर रोहन कांदी कांदी बोले लागल। मोहन रोहन के सवालों को सुन सुन करके जवाब देने का कोशिश करता है, जवाब देने का शुरू ही करता है कि डबडबाल आंख के बाद वो कांदने लगा और कांद कांद के अभी बोलने लगा। क्या बोलता है? हमर किस्मते यह लिखल रहे, हमार परिवार के यह लखे मेहनत मजदूरी करी के दिन बितवे है तक, और यह तरी मोरी मिट्टी के माटी में मिली जाए है तक। अफसोस के साथ कहता है, रोते हुए कहता है कि हमको इसी तरह, हमको और मेरे परिवार को मेहनत मजदूरी करते रहना पड़ेगा, और मेहनत मजदूरी करते करते एक दिन इसी तरह हम लोग मर मिट के माटी में मिल जाएंगे। इतनी सारी बातें मोहन को रोहन करता है, अफसोस के साथ, आश्चर्य के साथ। आश्चर्य किस पे? मोहन को देख करके आश्चर्य कर रहा है, और अपनी किस्मत पे क्या कर रहा है रोहन? अफसोस कर रहा है। आइए आगे देखते हैं कहानी क्या कहती है। इतना सुनी के मोहन चुप नहीं रह पा रहा। अब जब मोहन इतना सुना, रो रो करके बोलने लग गया, तो एकर से चुप ना रहे ले, ना चुप रहो पारल के। वो बोले लगले, रोहन तो इतना कांदी कुंदी है कि इतना सवाल हमरा जो पूछले कि हम सुनते सुनते थक गलो। इतना कांदते कांदते तू हमरा सवाल पूछ दलो कि हम थक गलू सुन सुन के। तोर कौन सवाल के जवाब दिया और हम कैसे दिए पा रही, यह सोचे लागल। का जो सोच रहा है वो कि तोर कौन सवाल के जवाब हम कैसे दिए पा रही, यह सोचे लागल हो। रोहन बोलते बोलते एक के बाद दूसरा, दूसरा के बाद तीसरा सवाल पूछ पूछ करके क्या करने लगा? अफसोस करते करते वो रोने लग गया। और मोहन उसके हर सवाल का जवाब देना चाहता है, लेकिन वो क्या कह रहा है मोहन को? मोहन क्या कह रहा है रोहन को? मोहन कह रहा है रोहन को कि हम ये सोच रहे हैं कि सबसे पहले या कौन सवाल के तो जवाब हम, तो सवाल है यानी सब सवाल के जवाब हम कौन तरी दियो, है ना, किस प्रकार से मैं तुम्हारे सवालों का जवाब दूं। तो पहल सवाल एक जवाब आगू दिया कि सबले पाछुक सवाल है। तुमने जितने सवाल पूछा उसमें से मैं सबसे पहले किस सवाल का जवाब दूं? पहले सवाल का जवाब दूं, आगू के सवाल के, चाहे पाछू। आगू माने पहले, आगू जब लिखे तो माने पहले, पहल आगू लिखे या पहल लिखे, ठीक है। पहल, ये पहल, और ये आगू मतलब पहले, है ना। पहले के सवाल के जवाब दियो कि पाछू, पाछू माने बाद। आगू के उनार्थक शब्द है के पाछू, पाछू माने बाद। ये देख रहे हैं एक दूसरे के उल्टा है, अपोजिट है। अपोजिट उल्टा को क्या बोलते हैं? उनार्थक। उनार्थक, उनार्थक शब्द। तो आगू के उनार्थक का हो जाता है? पाछू। आगू के उनार्थक पाछू। पाछू माने उनार्थक मतलब अपोजिट, अपोजिट वर्ड मतलब उल्टा, उल्टा, उल्टा शब्द, ठीक है। ये सब भी आप नोट करते जाएं। क्या बोला कि तो पहले सवाल के जवाब दिया कि आखिरी वाला सवाल के जवाब दिया। फिर बोला, मोहन लंबा सांस लेके सोचे लागल। ये बोल करके मोहन क्या कर रहा है? सोच रहा है। तनी देर बाद मोहन बोले लागल, रोहन, एकदम सोच लिया इतना बोल के। और क्या बोलता है मोहन रोहन को? रोहन, तो जान ही, तुम तो जानते हो कि 15-20 बछर पहले, 15-20 बछर पहले, इसको याद रखिएगा। फिर देखिए वहां पे आप क्या देखे थे? 15-20 दिन से काम चल रहा था, और यहाँ पे 15-20 बछर सब इसको प्रयोग किया। 15-20 बछर, बछर मतलब वर्ष,
मतलब साल, है ना, साल पहले, 15-20 बछर पहले, मतलब 15 से 20 साल पहले। यहां से सवाल बनेगा, इसलिए मैं आपको बतला रहा हूं। मोहन जवाब देना शुरू करता है और क्या कहता है, कहता है कि तो कौन सवाल के जवाब हम पहले दियो, पहला सवाल के कि पाछू वाला सवाल, यानी पहले वाला की कि बाद वाला के। और वो सोचने लगता, सोचने के बाद वो कहता है कि रोहन तो जान ही कि 15 से 20 बछर पहले हम कितना गरीब रही, यानी कि मैं कितना गरीब था 15 से 20 साल पहले। तो हमारे से धन संपत्ति बुद्धि ज्ञान जबर रहे, है ना। जबर मतलब मजबूत, मतलब यहां पे अधिक का सेंस है। यहां पे क्या है, जबर मतलब अधिकता का पता चल रहा है ना। जबर माने ताकतवर, जबर मतलब ताकतवर, इसको मैं मिटा देता हूं, है ना। जबर, जबर मतलब ताकतवर, बलगर, जबर माने ताकतवर, बलगर, जबर ताकतवर, बलगर, है ना, बलगर। ये इसका क्या है आपका, बलगर, जोरगर, इन सब ये पर्यायवाची शब्द हैं। ये क्या है, पर्यायवाची शब्द हैं एक दूसरे के। तो जोरगर रहे, जबर रहे, बलगर रहे, तो ये सब क्या हो जाएगा, ये इसका पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। किसका, ताकतवर का। ठीक है, अब ताकतवर भी लिख सकते हैं आप, ठीक है, ताकतवर भी लिख सकते हैं। तो ये आप समझ गए, जबर रहे। अब क्या बोला वो कि 15 से 20 साल पहले, कौन बोल रहा है, मोहन बोल रहा है, 15 से 20 साल पहले रोहन तुम जो थे वो मेरे से बुद्धि में, धन में, है ना, बुद्धि में, धन में, और किस चीज में बोल रहा है वो, और ज्ञान में क्या था, जबर था। मतलब तुम मेरे से अधिक थे, इन सब में तुम मेरे पास क्या था, अधिकता थी। बुद्धि भी अधिक था, ज्ञान, बुद्धि ज्ञान अधिक था, पैसा भी था। रोहन हामी भरल, हाँ हम तो हलिया, मतलब यही हुआ हामी भरने का। मोहन के कहले आरो दाब मिल रहा है। अब मोहन ऐसे, मोहन के कहले आरो दाब मिल रहा है, मतलब जब रोहन हामी भर दिया, अभी रो रहा था अफसोस करने के साथ, जब मोहन ये बात बोला कि तुम 15 से 20 साल पहले बुद्धि ज्ञान में हमसे तो बहुत अधिक थे, तो मोहन के आरो बोले दाव मिल गए हामी भरला पर। वो आगे कहे लागल, तो बोड़ गाछे छाहे तरे रहे और हम छोट छोट गाछे छाए। तू जे था, तू जे हली से बड़ गाछ के छाहर तरे हला। बड़ गाछ कौन, जमींदार, और हम छोट छोट गाछे छाए रहे, मतलब मैं छोटे छोटे ऐसे पेड़ के छांव में था जो बहुत छोटे छोटे, मतलब छोटे छोटे थे। मोहन कर बतिया सिरेलो नहीं रहा है कि रोहन बोली उठल, मतलब मोहन का बात खत्म भी नहीं हुआ था और रोहन बोलता तोरी बात हम बूझे ना पार लियो। पहली नियर जे तू बोल ही कि तो बड़ गाछे तरे रहल, एक तो पढ़ल लिखल था नहीं, मजदूर आदमी, और ऊपर से पहली जैसा उसको समझा रहा है कि तो बड़ गाछे तर रहल और हम छोट छोट गाछे तर। तो बोलता है रोहन, हाँ हम नहीं बुझे पार लियो, तू की बोल रहे हो, है ना, तुम क्या बोल रहे हो ना, हमको समझ में नहीं आ रहा है। ये पहली जैसा मत बोलो, साफ साफ बोल, एकदम फरीज बोल, सुपट बोल, स्पष्ट बोल। फुरछाए के कहिया, फुरछाए के कहियो, मतलब फुरछाए के कहिया रोहन तो जमींदार बाबू साहेब सूरज बाबू गोड़ तरे रहे हैं, है ना। ये किसको बतलाया, बड़ बड़ गाछ, जमींदार बाबू को। ठीक है, बड़ बड़ गाछ छायरे, मतलब क्या बोला था कि तोय बड़ गाछे छाहर तरे रहे। अब यहां से आपका क्या हो सकता है, एक सवाल बन सकता है। देखिए, किसने किससे कहा, यानी के केकरा कहला है तोय बड़ गाछे छाहरे रहले, है ना। किसने किससे कहा, यानी कि के केकरा कहल के तोय बड़ गाछेक, तोय बड़ गाछेक छाहरे, तोय बड़ गाछेक छाहरे, तोय बड़ गाछेक छाहरे रहले,
या तो बड़ गाछे छायरे तरे रहे हैं। ये बात किसने किससे कहा? यह सवाल जब आपको पूछ देगा, है ना, ये सवाल जब आपको पूछ देगा और ऑप्शंस दे देगा, पर यहां अभी आप तुरंत पढ़ रहे हैं तो यहां उत्तर बताइए आप। इस तरह से प्रश्न होगा, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, यानी कि जवाब का हो जाता है के केकरा कहलका है, तो कहलका है मोहन कहलका है रोहन के, मोहन कहलका है रोहन के, मोहन कहलका है रोहन के। ठीक है, ये इसका जवाब हो जाएगा। यही क्या करेगा, आपको ऑप्शन बना देगा 4, बोल देगा रोहन कहलके मोहन के, कि मोहन कहलके रोहन के, कि सूरज बाबू कहलथिन मोहन के, कि देवी चौधरी कहलथी रोहन के। इस तरह से ऑप्शन दे देगा। और क्या होगा, जब आप बहुत गहराई से कहानी को नहीं समझे रहेंगे एकदम बारीकी के साथ, तो क्या हो सकता है, आपका ये छूट सकता है। इसीलिए मैं बीच बीच में प्रश्न बना रहा हूं और उसका उत्तर आपको बतला रहा हूं, ताकि आपका ध्यान ना भटक पाए। ठीक है दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। मैं थोड़ा सा पानी पी लूं। तो बड़ गाछ छायर मतलब छायर तरे रहे हैं। बड़ गाछ छायर किसको संबोधित कर रहा है मोहन? सूरज नारायण चौधरी को। किसको? सूरज नारायण चौधरी को, क्योंकि वो जमींदार हैं। आगे देखिए, वो स्पष्ट करके कहता है कि रोहन तो जमींदार बाबू साहेब सूरज बाबू गोड़ तरे रहे हैं। मतलब तुम जमींदार के पैर तले रहते हो, तुम जमींदार के अंदर रहते हो। सूरज बाबू ओकर बाप बिरजू चौधरी तोर जखन हाकथू तखन तो हाजिर रहे हेला। मतलब तुमको जब वो बुलाते थे, जो जमींदार हैं, जमींदार दो नाम लिए, एक बिरजू चौधरी जो सूरज नारायण चौधरी के पिताजी हैं, ये दोनों तुमको जब सूरज नारायण चौधरी और बाप बिरजू चौधरी जब भी तुमको बुलाते तुम हाजिरी दे देते हो, हाजिर हो जाते हो, है ना। हाजिर रहे हैं कि नहीं बोल, ये पूछता है उसको, रोहन को। ये दोनों बात कर रहे हैं ना, तो मोहन बोलता है, ये रोहन बोलता है हाँ हाँ तखनो और एखनो। रोहन उत्तर दे, रोहन बोला, वो जवाब दिया कि हाँ तब भी रहते थे और अभियो रहते हैं, है ना। फिर आज कांदे काहे लागल हैं दोसर के देखी के हमरा देखी के। तो जब तू जमींदार के पास रहते हो, इतना बड़ा आदमी के सामने गोड़ तर रहते हो, जो जेकर छाया यानी कि जो कितना दूर तक फैला हो, जमींदार में बड़ा आदमी, उसके पास तुम रहते हो और आज तुम अपने हालत पे रो रहे हो। ये कौन कह रहा है? मोहन कह रहा है। देखिए कितना गहराई के साथ समझा रहा है। तो जिम्मेदारी संग रहवैया, जिम्मेदारी बुद्धि जानवैया। तुम जमींदार के साथ रहते हो, जमींदारी के जमींदारी बुद्धि वाले तुम हो, है ना, जमींदारी बुद्धि जानने वाले। तोरो तो जिम्मेदारी लखे हेवेक रहा। जब तुम जमींदार के साथ रहते हो, जमींदारी बुद्धि जानते हो, तो तुमको भी तो जमींदार जैसा रहना चाहिए ना। फिर तुम गरीब क्यों हो? मोहन बोल रहा है रोहन से, कहता है जब तुम जमींदार बुद्धि को जान रहे हो, जमींदार के साथ रहते हो, तो तुमको भी तो जमींदार की तरह होना चाहिए ना। तो फिर तुम गरीब कैसे हो गए? तो हमरों से गरीब, यानी गरीब हमरों ले, यानी हमर से, यानी मुझसे भी गरीब कैसे हो गए? कैसे भाई गेले? मोहन एक साथ से कही के पार है गए, एक बार में मोहन कह के पार हो गया। रोहन चुप रहा, रोहन चुप हो गया, चुप रहा, जवाब नहीं दिया। वो कठिन मोहन कर सवाल का जवाब जदियो थेथरवेल नी करल, काहे कि जदियो रहे थेथरवेल नी करल, है ना। उसका जवाब वो उसके पास अगर था भी तो उसके साथ वो मुंह लगाना नहीं चाह रहा था, है ना, जबरदस्ती कुछ आंसर देना नहीं चाह रहा था, क्योंकि मोहन जो भी कह रहा था रोहन के लिए, रोहन को वो सही कह रहा था। वो देखिए आगे समझते जाइए कहानी को किस किस तरह से ये मोड़ लाता, काहे कि वो सच्चाई के बेस लेके जानी गेल है। इतना बात जब मोहन ने रोहन से कहा तो रोहन क्या था? सच्चाई को समझ गया था। और जब वो सच्चाई समझ गया था, तब देखिए रोहन के चुप देखी के मोहन आगू बात नहीं बढ़ल। जब मोहन को चुप देखा रोहन को चुप देखा मोहन, रोहन को जब चुप अवस्था में देखता है मोहन, तो मोहन बात को आगे नहीं बढ़ाता है। और जब बात आगे नहीं बढ़ाता है, इतना बात कहने के बाद उसका जो सोचने का ताकत है वो अचानक बढ़ता है और वो सोचने लग जाता है अपने बारे में, है ना। मोहन का बात तीर की तरह उसको लगता है और वो क्या करता है? अपने बारे में सोचने लग जाता है। क्या सोचता है? देखिए कि मोहन तो ठीके कहें, सोच रहा है मोहन तो ठीके कहें, हम हमार बापू और हमार जाल जनमल सब के सब, जाल जनमल मतलब मेरे बच्चे, है ना,
बिरजू बाबू और सूरज बाबू वफादारी करते रहे, रेखनो करे लागल हियन, ओखिन कर वफादारी करते हामिन के जिंदगी बीते लागल है, एखनो तो वो है काम करे लागल ही। क्या सोच रहा है वो? कह रहा है सोच करके कि मोहन ठीक कह रहा है, ठीक कहते हो कि हम और हमार जाल जनमल सब तो मोहन और सूरज बाबू और बिरजू बाबू के वफादारी कर रहे हैं, और ओकरे वफादारी करते हम लोग का क्या जिंदगी बीत रहा है, और अभी भी ऐसा नहीं, अभी भी उनका वफादारी करिए रहे हैं। जौ रे फलना, अब देखिए ये बड़ा किस तरह से देखिए वफादारी का एक दृश्य दिखाना चाह रहे हैं, वो आपके सामने प्रकट कर रहे हैं इस दृश्य को। जौ रे फलना हुआ, क्या बोलते हैं, वो बोले जो रे फलना हुआ, जौ रे चिलना हुइया, नहाए के पानी भर दे, पूजा के फूल लाइन दे, ओकरा हकाय दे, आज तनी ई समनवा रोड पहुंचाए दे भी, काल बेटवा पढ़े जात तो ओकरा ट्रेन बैठाए दे भी। देख रहे हैं कह रहा है कि हिया रे फलना, फलना संबोधन करके कि रे फलना मतलब उसका नाम, हिया जो हुआ जो, ई सामान ला दे, ऊ सामान ला दे, पूजा के लिए फूल ला दे, पानी ला दे, ओकरा हका दे, ई सामान रोड पर पहुंचा दे, हमारा बेटा पढ़े जा रहा है तो ओकरा काल बेटवा के ट्रेन चढ़ा दे, बस ऑर्डर पर ऑर्डर। ये सब सोच रहा है कौन? रोहन। कहियो कहता कि हमार सीसी घटल है, ले आए देव, है ना? का कहता है कि कौन कहते हैं ये कि हमार सीसी घटल है? जमींदार साहब सूरज नारायण चौधरी और बिरजू नारायण चौधरी में से कहते हैं, इसको बोलते हैं किसको? रोहन को। रोहन सोच रहा है ये बात कि कहियो कहता है, कहते क्या है कि जो रे फलना हमार सीसी घटल है से लाए दे, ले 50 रुपया, अब 5 रुपया तू हूँ पी ली हो। अब देखिए यहाँ पे क्या बोले वो सोच रहा है कि किस तरह से उसको ऑर्डर देते हैं, का मैंने कौन कौन रकम के काम करवावो थी ओकर से जे जमींदार बाबू सब हथिन सेकरीन। तो सोचो लगले कभी बेटवा के ट्रेन चढ़ावे बोलो थी, कभी पानी लाओ, फूल लाओ, यहाँ पहुँचा दे, हुआ पहुँचा दे, एकरा बुलाओ, ओकरा बुलाओ, कितना ऑर्डर पर ऑर्डर दबो थी। आ कखन जखनी सीसीओ घट जाए तखनी 50 रुपया दे के कोथिन जो सीसीओ ले आओ, 50 रुपया दे के क्या बोलता है, जो सीसीओ ले आओ, और एक में 5 रुपया के तू पी ली हूँ। कै रुपया के? यानी कि रोहन को भी दारू पीने के लिए 50 रुपया में से 5 रुपया मिलता है। तो यहां से भी आपका प्रश्न बन सकता है, इसे एकदम गौर से देखिए। 50 रुपया में कितना रुपया मिलेगा? 5 रुपया। ठीक है दोस्तों, तो क्या सीसी लाने के लिए, किस लिए 50 रुपया दे रहा है उसको? सीसी लाने के लिए। सीसी मतलब दारू लाने के लिए, दारू मौत लाने के लिए, है ना? दारू मौत के लिए उसको 50 रुपया दिया, जिस 50 रुपया में से जो रे फलना दारू मौत खातिर कै रुपया देल थे ओकरा? 50 रुपया। जेकर में 5 रुपया ओकरा यानी कि रोहन के पीएल देल थी, मतलब रोहन को पीने के लिए कितना रुपया मिलता था? 5 रुपया। इसको एकदम गौर से देखिएगा, क्योंकि इनको अगर बदल दे तो आप कंफ्यूज कर सकते हैं, है ना? ये सब क्या होता है, जो ये सब बातें हैं या ये सब फैक्ट्स जो हैं वो दिमाग से निकल जाते हैं। तो यहां तक आइए दोस्तों, आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, नहीं तो ये क्लास ज्यादा बड़ा हो जाएगा और हर बात को बारीकी से समझाना बहुत जरूरी है। उम्मीद है यहां तक आपको हर बात समझ में आया होगा, आप नोट भी करते जा रहे होंगे। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास को देखेंगे। आप सबका साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।